अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, आप सब लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से रीज़नेबल लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब हमें क्लास स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। बाकी फिर जो मज़ीद पार्टिसिपेंट्स होंगे वो साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे। अच्छा जी, वो लोग जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, आप लोगों को बताता चलूँ कि एक तो इससे पहले हमारी इंट्रोडक्टरी जो क्लास है वो हो चुकी है, जिसमें कोर्स का इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया है। तो अगर आप में से किसी ने वो क्लास लेनी है तो वो यूट्यूब पर मौजूद है। आपको उसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, और आप लोगों के ग्रुप में लिंक ऑलरेडी उसका शेयर हो भी चुका है, ठीक है, पहले से। लेकिन अगर आपने बाद में ज्वाइन किया तो आपको भी दोबारा से लिंक शेयर कर दिया जाएगा। सेकेंडली, आप लोगों के जो माइक्स हैं वो म्यूट होंगे। अभी आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ये एक चैट बॉक्स नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस चैट बॉक्स को आपने यूज करना है फॉर क्वेश्चंस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर होगा तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई मजीद सवाल होगा तो वो आप क्लास के एंड पे ऑरली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्लास के दौरान अगर आपने कोई भी सवाल पूछना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर आप रिटर्न क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं डिफरेंट टाइम्स पे इसको देखता रहूंगा और आपके सवालों का जवाब साथ साथ भी देता रहूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से, माजरत के साथ, कि जिन भाइयों को आवाज़ वगैरह नहीं आ रही होगी। उसकी वजह ये है कि इंटरनेट कनेक्शन जो है ना, डिपेंड करता है, कहीं पे अच्छा है कहीं पे बुरा है। तो जैसे मेरे ख्याल से ये भाई हैं या शायद मिस हैं, कमल अब्बास, तो आपकी तरफ जो है इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको आवाज़ में डिस्टॉर्शन हो सकती है। मेरी तरफ से आवाज़ बिल्कुल ठीक जा रही है, क्योंकि मैं साथ साथ चेक कर रहा होता हूँ, ठीक है। मोर ओवर, मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, काइंडली बाकी सब लोग भी इस चीज को कंफर्म कर दें, आप लोगों को वीडियो साफ नजर आ रही है, आवाज साफ आ रही है या नहीं आ रही, ताकि अगर मेरे एंड से कोई मसला होगा तो मैं उसको सॉर्ट आउट कर लूँ टाइमली। जी, एनीवन प्लीज। जी, मुबशर वकील साहब कह रहे हैं कि ठीक आ रही है, शिफाज साहब कह रहे हैं ठीक आ रही है, ठीक है। तो फिर अब हम कंटिन्यू करते हैं। और अगर किसी भाई को आवाज वगैरह ना ठीक आ रही हो तो एक जो बेसिक सा टोटका है ना जी इसका, वो ये है कि एक दफा क्लास को लीव करके रीज्वाइन कर लें, तो उससे कुछ बेहतरी हो जाती है जिन इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है। और जो इसका देर पा हल है वो यही है कि आप कोशिश करें वाईफाई यूज करें। जो मोबाइल डाटा वाला कनेक्शन है ना जी, वो इतना ज्यादा कारामद नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, स्क्रीन आप लोगों के सामने है। अब चलते हैं जी। अच्छा जी, साथ ही मुझे ना ये चैट बॉक्स के अंदर ही काइंडली एक लास्ट चीज बता दीजिएगा, आप में से वो कौन लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। बस वो अपना लिख दीजिएगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। इससे पहले कोई क्लास उन्होंने नहीं ली है। बस लास्ट ये मुझे 1 से 2 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी बता दें। फर्स्ट टाइम, ठीक है। और अंजम साहब की फर्स्ट टाइम है, कमल अब्बास साहब की फर्स्ट टाइम है। उबैदुल्ला साहब ने हैंड रेस किया है, शायद वो बताना चाह रहे हैं कि उनकी फर्स्ट टाइम क्लास है। ठीक है उबैदुल्ला साहब, मुझे आइडिया हो गया। अच्छा जी, चलें बस फिर स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी, वो लोग जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना, उन्हें मैं बस 1 मिनट के अंदर बता दूं कि ये हमारा कोर्स है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर, ठीक है। सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट, दैट मीन्स इसके अंदर टैक्स भी होगा और इसके अंदर कॉर्पोरेट के मॉड्यूल्स भी होंगे। कोर्स की ड्यूरेशन 4 महीने है, मिनिमम 4 से 5 महीने तक चला जाता है। लेक्चर्स इसके 48 से 60 तक लेक्चर्स होते हैं। हर लेक्चर 1.5 घंटे का हुआ करेगा, 30 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स के लिए होंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 100 घंटों की हमारी ये सारी क्लासेस होंगी। मॉड्यूल्स अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर आईरेस पढ़ाया जाएगा आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल। उसके अंदर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के तमाम काम करवाए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, सिंपल रजिस्ट्रेशन से लेके बहुत ही डीप और एडवांस काम, हर तरह के नोटिस के रिप्लाईज, लीगल ड्राफ्टिंग, इस तरह की चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, और साथ ही साथ लिटिगेशन, अपील फाइलिंग और इस तरह के ग्राउंड्स वगैरह बनाना, सब कुछ इसके अंदर सिखाया जाएगा आपको। ना सिर्फ इनकम टैक्स के लिए बल्कि सेल्स टैक्स के लिए भी,
उसके बाद इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को हम लोगों ने डीपली पढ़ना है। फिर एससीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स, हर तरह की एससीसीपी की, ये भी सिंगल मेंबर कंपनी से लेके पब्लिक लिमिटेड कंपनी तक हर तरह की कंपनी का हर तरह का काम आपको सिखाया जाएगा। आईपीओ, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, फ्रीलांसर्स और ये आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज और कॉल सेंटर्स वगैरह के रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लायंसेस के लिए, टैक्स में एग्जम्पशन के लिए, पाकिस्तान सिंगल विंडो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इंजीनियरिंग काउंसिल आपकी, जितने भी ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं या ये जो इंजीनियरिंग फर्म्स होती हैं या जो गवर्नमेंट के ठेके वगैरह लेते हैं, सड़कें बनाते हैं, फ्लाईओवर्स वगैरह बना रहे होते हैं, ये सारी कंपनीज कहाँ से रजिस्टर होती हैं, कैसे ये गवर्नमेंट की वेंडर बनती हैं, सप्लायर बनती हैं, पीईसी के थ्रू, ठीक है। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का काम आपको सिखाया जाएगा। देन एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, ये सारा कुछ आपको मॉड्यूल 5 के अंदर करवा दिया जाएगा। लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो मॉड्यूल है जी, वो डिजिटल मार्केटिंग का होता है, जिसमें हम लोग आपको ऑनलाइन एड्स लगाना सिखाते हैं, ठीक है। और किस तरीके से आप अपनी खुद की एडवर्टीजमेंट करके अपने एड्स वगैरह लगा के अपनी तमाम तर सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में दे सकते हैं। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स वगैरह आप लगाना बासानिया से सीख सकते हैं। वो लोग जो एडमिशन ले चुके हैं, प्रॉपर फी वगैरह पे कर चुके होंगे, उन्हें हम लोग ये फैसिलिटी भी देते हैं कि ऐसा होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे इनकम टैक्स का काम कुछ आता है और अभी सीजन भी चल रहा है, लोग काम करवा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने फेसबुक एड्स कैसे लगाने हैं। अब एक तरीका कार तो ये है कि मैं बैठ के इंतजार करूं कि कब ये कोर्स खत्म होगा और सर करवाएंगे फेसबुक एड्स कैसे लगाते हैं, लेकिन तब तक तो सीजन खत्म हो जाएगा ना। तो भाई वो लोग जो काम जानते हैं पहले से थोड़ा बहुत और करना चाह रहे हैं, टैक्स का काम और कंपनीज वगैरह का काम, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने ऑनलाइन एड्स वगैरह कैसे लगाने हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटी है कि मैं कोऑर्डिनेटर्स को बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर्स को वैसे इस चीज़ का आइडिया भी है, तो आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से ये बात कह सकते हैं कि जी हम लोग ये काम पहले से जानते हैं कुछ हद तक, और हम लोग प्रॉपर स्टूडेंट हैं, हम लोग फी वगैरह भी पे कर चुके हैं, एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, आप हमें डिजिटल मार्केटिंग के रिकॉर्डेड लेक्चर दे दो पिछले बैच के, ताकि हमें अभी मजीद वेट ना करना पड़े। एक दफा अगर हम क्योंकि हमारे जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं ना, सिर्फ वाहिद हमारे इदारे के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, इस चीज के ऊपर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, कि सिर्फ हमारे इदारे के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स ऐसे मिलेंगे आपको कि अगर आप खाली रिकॉर्डिंग देख लोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि लाइव की जरूरत ही नहीं है आपको। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में इतना ज्यादा डीपली जाके समझाया जा रहा होता है। तो ये जी डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर्स भी अगर आपको चाहिए तो मिल सकते हैं। बाकी ये सारा डाटा जो है इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। जो लोग न्यू हैं अभी, उन्हें तो फौरी तौर पे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी जो इतना कुछ लिखा हुआ है। जो लोग थोड़ा सा इस पेशे से ऑलरेडी वाबस्ता है, उन्हें समझ आ जाए कि अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। सेल टैक्स में प्रोविंशियल सेल टैक्स भी करवाया जाएगा, ठीक है। हर तरह की काम करवाए जाएंगे आपको। अभी कल एक भाई वो बात कर रहे थे कि सर क्या आप पार्टनरशिप फॉर्म भी करवाते हैं, रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स वाली, तो मैंने कहा था कि जी बिल्कुल करवाते हैं, और लिखा भी हुआ है इसके अंदर। तो ये वही चीज़ है, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो ये तमाम तर चीजें आपको करवाई जाएंगी इन डिटेल। वो लोग जो सिर्फ इनकम टैक्स सीखना चाह रहे हो, ठीक है, उनके लिए ये पहले जो दो मॉड्यूल्स हैं, आईआरएस एंड बेसिक अकाउंटिंग और इनकम टैक्स, वो सिर्फ ये दो मॉड्यूल्स भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक 1 मंथ का कोर्स बना दिया हुआ है। उसकी यहाँ पे पीडीएफ शायद ओपन हो मेरे पास, ये शायद ना हो। अ, वो 1 मंथ का कोर्स होता है जी, मेरे ख्याल से इधर कहीं पे होगी। ये रहा, ये आपका इनकम टैक्स का 1 मंथ का कोर्स है। ये 4 हफ्तों का होता है, 12 से 15 इसके अंदर लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर ड्यूरेशन वही 1.5 घंटे की है अप्रोक्सीमेटली। 20 घंटों में सारा कोर्स कवर कर दिया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स होगा, डिजिटल मार्केटिंग होगी, कंप्लीटली आईआरएस के ऊपर, टोटली प्रैक्टिकल, ठीक है। तो करीब 20 घंटों के अंदर आपको इंशाल्लाह पूरा इनकम टैक्स सिखा दिया जाएगा। साथ इसमें आपकी थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग भी होगी। अच्छा जी, और क्लासेस जो है आप लोगों की इकट्ठी चलेगी, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपकी क्लास हुआ करेगी, शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है। और उसमें इनकम टैक्स वाले भी होंगे, उसमें 4 मंथ वाले भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले दो मॉड्यूल्स हैं वो सबके इकट्ठे ही चलेंगे, और उसके बाद जब आपका 1 मंथ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो जो 4 मंथ वाले होंगे वो सेल टैक्स में चले जाएंगे, और 1 मंथ वालों को उनका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट प्रॉपर हमारा सीए फर्म की तरफ से होता है, ऑनलाइन वेरीफाइएबल होता है, ये क्यूआर कोड होता है इसके ऊपर, ठीक है। क्यूआर कोड को अगर आपका कोई भी एम्प्लॉयर क्लाइंट स्कैन करता है, तो उसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी उसे मिल जाती है इदारे के बारे में, आपके सर्टिफिकेट के बारे में, आपकी प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। तो मजीद कोई सवाल हो तो आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मैं क्लास का प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ क्लास 1 से।
सर काइंडली क्लास के एंड में हमारे साथ ये पीडीएफ जिस आप हमें पढ़ाया जाएगा ये भी, अच्छा जी, हर तरह के जो भी नोट्स होंगे, ठीक है, या साहब हर तरह के नोट्स आपको शेयर किए जाया करेंगे आपके क्लास के ग्रुप में भी, आपके एलएमएस पोर्टल में भी। मिसाल के तौर पे ये नोट्स हैं आपके सामने, ठीक है, ये देखिए, इधर लेक्चर नोट्स आपके ये देखिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके लेक्चर नोट्स चल रहे हैं, ये वाले, ये भी सारे के सारे आपको ग्रुप्स में शेयर किए जाएंगे एज इट इज, ठीक है, स्लाइड्स वगैरह। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें आपको डायरेक्टली एक्सेल पे पढ़ाता होता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं कोई भी बैच हो मेरा, मैं डायरेक्टली एक्सेल पर पढ़ाता होता हूँ। एक्सेल जो है वो हम लोग, आप लोग भी इंशाल्लाह जब प्रॉपर यूज करना सीख जाएंगे तो एक्सेल आपका प्ले ग्राउंड हुआ करेगा इंशाल्लाह। तो ये देख रहे हैं तमाम तर चीजें, एक्सेल का ये फायदा होता है, ये लंबा चौड़ा है, जितना मर्जी आप इसके अंदर लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, एक दफा इसके अंदर जो चीज लिख हो गई ना, वो हमेशा के लिए आपके लिए नोट्स बन जाएगी। तो ये सारी एक्सेल की फाइल्स भी आपको शेयर की जाएंगी, ठीक है। रूटीन बेसिस पे जितना हम पढ़ेंगे उतना एक्सेल की फाइल का पीडीएफ बनाकर भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। ये भी आपके नोट्स होंगे, साथ ही साथ जो स्लाइड्स हैं वो भी आपके नोट्स होंगे। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई जजमेंट हो जाती है, कोई नोटिस है, कोई मैं काम यहाँ पे करता हूँ, कोई रिप्लाईज वगैरह क्रिएट करता हूँ, तो उस तरह के भी तमाम तर इनकम टैक्स के, सेल टैक्स के, कॉर्पोरेट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको रूटीन बेस पर जो चीज हम पढ़ेंगे वो शेयर हो जाएगी। आज है फॉर एग्जांपल, आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये हमारा लेक्चर 1 है, ये आज के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आज हमने ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है प्रैक्टिकली आईरिस के ऊपर। आज हम लोगों ने रिटर्न फाइलिंग के वगैरह के बारे में, हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी की रिटर्न, ये काफी सारी चीजें आज हम लोगों ने इंशाल्लाह देखनी है। तो स्टार्ट लेते हैं जी अब इसका। फी वगैरह जी आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से कंसल्ट कर लीजिएगा, मैं जो है कंटेंट की तरफ मूव कर रहा हूँ। माइक मेरा ओपन है, ठीक है। और सर हमारा एलएमएस पोर्टल अभी तक बना नहीं है, सो ग्रुप में शेयर करना बेहतर है। नहीं या सब उसमें आप बेफिक्र रहें, एलएमएस पोर्टल जो है वो आपके वक्त पर बन जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो पहले हमारी 3 क्लासेस है ना, एक आपकी ओरिएंटेशन क्लास, एक आज की क्लास और एक कल वाली क्लास, ये 3 क्लासेस हमारी पब्लिकली अवेलेबल होती हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। इससे पहले वाला भी आप तमाम बैचेस देख सकते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप विजिट करना चाहें तो उसके ऊपर आपको तमाम तर क्लासेस पहले वाले भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से, कहाँ गया इधर लिंक पड़ा होगा, डायरेक्टली मैं ओपन कर देता हूँ। मिला नहीं से, चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये यूट्यूब आपके पास मौजूद है, यहाँ से आप ये पुराने कोई रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखनी हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हम लोग यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, जो भी हमारे न्यू कोर्सेज वगैरह के बारे में या न्यू अपडेट्स आती हैं कोई टैक्स के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर, तो वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपर एक हिरार्की में मिल जाएंगी, ठीक है। हमारा एलएमएस पोर्टल आपने कैसे यूज़ करना है, उसको लॉगिन वगैरह कैसे करना है, आपको नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, इसकी वीडियोज़ वगैरह भी यहाँ पे, और ये देखें तमाम तर ये बैचेज हैं जो हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो जो भी बैच होता है उसकी पहली 2 क्लासेस जो हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2, यहाँ पर अपलोड की जाती है। यहाँ पे आपको यही बार बार नजर आ रहा होगा, क्लास 1 क्लास 2, क्लास 1 क्लास 2। अच्छा जी, चलते हैं अब आगे। तो बताने का ये मकसद है कि पहली 2 क्लासेस तो जाती ही यूट्यूब पर पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, इसलिए जो है आपका एलएमएस आफ्टर 2 क्लासेस बना दिया जाता है, तब तक एडमिशन्स वगैरह सब चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं, फिर एलएमएस पोर्टल्स वगैरह क्रिएट कर दिए जाते हैं, आपका कोर्स क्रिएट कर दिया जाता है वेबसाइट पे, उसके बाद ऑनलाइन आपकी चीज़ें सारी चलती रहेंगी। अच्छा जी,
आप लोगों को टैक्स के बारे में तो मैं वैसे बता ही चुका हूँ। आज इसका थोड़ा सा एक जल्दी से रिकैप सा देते हैं, क्योंकि ये मैं ओरिएंटेशन में ये बात कर चुका हूँ, लेकिन जो न्यू लोग आए हैं उनके लिए आज से ही स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जी टैक्स क्या है, बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट जो है अपने मुल्क के मामलात चलाने के लिए, एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह चलाने के लिए, डिफेंस का महकमा हो सकता है आपका, और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का महकमा हो सकता है, पुलिस का महकमा हो सकता है, इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ना अपनी आवाम से कुछ पैसा कलेक्ट करती है। तो आवाम से जो पैसा कलेक्ट किया जाता है उसे टैक्स कहा जाता है। ठीक है, अक्सर आपने सुना है ना, लोग कहते हैं जी हम टैक्स देते हैं तो हमारे इदारे चलते हैं, ये पुलिस हमारे साथ बदतमीजी क्यों कर रही है, ये बैंक्स वाले जो हैं ये हमारे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट के इदारे होते हैं ये हमारे टैक्स से पलने वाले लोग हैं, इस तरह के अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग पैसा देते हैं तो ये इदारे चल रहे होते हैं। अब ये जो लोग पैसा दे रहे होते हैं ना, ये 2 से 3 से 4 या इससे भी ज्यादा इकसाम हो सकती हैं। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, आपका प्रॉपर्टी टैक्स होता है, लोकल टैक्स होता है आपका। ठीक है, ये सारे इस तरह के कई टैक्सेस हैं, और भी मजीद भी आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे टैक्सेस अलग अलग इलाकों के ऊपर। सुपर टैक्स एक होता है, ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, हाई अर्निंग पर्सन के ऊपर, रिच लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं सुपर टैक्स। ठीक है, एडवांस टैक्स होता है। तो टैक्स की काफी ज्यादा टाइप्स हैं। मेनली हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है इनकम टैक्स को और सेल्स टैक्स को। ठीक है, तो जो टैक्स आपकी इनकम के हिसाब, ये नहीं है कि जी इनकम के ऊपर टैक्स लग गया, नहीं, इनकम के हिसाब से जो लिया जाता है ये इनकम टैक्स। इसको सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है, फॉर एग्जांपल वो 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, तो और एक बंदा जो है वो महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो एक बंदे की अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, एक बंदे की अफोर्डेबिलिटी कम होगी। इट डजंट मीन कि उसकी इनकम की वजह से उसके ऊपर टैक्स लग गया है, ऐसा हमारी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हकीकत में क्या है, हकीकत में टैक्स तो सबके ऊपर लगा हुआ है। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग टैक्स पे करते हैं। आप सेल्स टैक्स में नहीं देख रहे? कोई है ऐसा पर्सन कि आप दुकान से चीज लेने जाए, वो बंदा कहे कि जी आप अगर अमीर आदमी है तो फिर आपने इस चीज के ऊपर 18% जीएसटी पे करना है, लेकिन अगर आप अल्लाह ना करे गरीब आदमी है या आपकी अफोर्डेबिलिटी कम है तो ठीक है, ये मैं 18% जीएसटी निकाल देता हूँ, जो बाकी अमाउंट है बोतल की या कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हैं, मेरे सामने इस टाइम बोतल पड़ी है तो इसलिए मैंने बोतल कह दिया, तो कोई भी बिस्किट्स वगैरह अगर आप लेते हैं तो ठीक है, मैं 18% जीएसटी माइनस करके बाकी की अमाउंट आप पे कर दे। लोग इस तरीके से कोई भी नहीं करता। क्यों? वहां पर देखा नहीं जाता अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं किया जाता, चीज जितने की मार्केट में मिल रही है उतने की ही लेनी पड़ेगी आपको, चाहे उसमें जितना मर्जी टैक्स हो। दैट मीन्स के टैक्स तो हर कोई पे करता है। लेकिन इनकम टैक्स में क्या है कि सिर्फ इनकम की बेस पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि इस बंदे की अफोर्डेबिलिटी कितनी है, क्या ये बंदा इतना टैक्स अफोर्ड कर सकता है। अगर एक बंदा 5 लाख कमा रहा है तो हो सकता है उसके घर के एक्सपेंसेस भी उस 5 लाख में पूरे हो रहे हो। दैट मीन्स अब वो गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे सकता, गवर्नमेंट की हेल्प नहीं कर सकता। ये सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला रख लिया हुआ है कि भाई अगर आमदन आपकी 6 लाख तक है ना, या 6 लाख से नीचे या 6 लाख तक है, तो मैं ये समझता हूँ, गवर्नमेंट ये कहती है कि मैं ये समझती हूँ कि आप मुझे मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो आप टैक्स ना दो। दैट मीन्स कि 6 लाख या 6 लाख से कम आमदन वाले लोग टैक्स नहीं देते। अब इट डजंट मीन कि 6 लाख से ऊपर वालों के ऊपर टैक्स लगता है, नहीं, टैक्स सबके ऊपर है, लेकिन गवर्नमेंट उनसे जीरो रेट पर टैक्स ले रही है जिनकी इनकम 6 लाख या 6 लाख से कम है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कह सकते हैं कि जी टैक्स तभी लगता है जब आपकी आमदन 6 लाख से ऊपर होगी। ठीक है, अगर ऐसा हो ना कि आमदन 6 लाख से ऊपर हो तब टैक्स लगे, तो फिर हम सेल टैक्स भी ना दें, ये मैं आपको पहले बात कर चुका हूँ। सो इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आपकी इनकम के ऊपर एक फॉर्मूला लगाया जाता है, उस हिसाब से आपकी अफोर्डेबिलिटी को देख के हुकूमत आपसे पैसा कलेक्ट करती है। हुकूमत ने पैसा कलेक्ट करने के लिए इदारा बना रखा है जी, एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट आप लोगों के सामने यहाँ पे ये मौजूद है, पहले भी आप लोगों को दिखाई थी। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट है एफबीआर। एफबीआर आपसे जो टैक्स लेता है, ये टैक्स लेता है अपने एक सॉफ्टवेयर के जरिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम है जी आईरिस। ठीक है, ये देखें आईरिस, यहाँ से आप इसकी ऑनलाइन सर्विसेज में जाके आईरिस पे क्लिक करेंगे तो आईरिस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आईरिस के जरिए जो गवर्नमेंट है वो आपसे टैक्स लेती है। और गवर्नमेंट का इदारा कौन सा है जो आईआरएस को चला रहा है या आईआरएस के जरिए टैक्स कलेक्ट करता है? उसका नाम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर है। ठीक है, हो गया जी। अच्छा, अगली बात मैंने क्या की थी, अगली बात ये की थी कि वो इदारा
एफबीआर जो हमसे टैक्स कलेक्ट करता है, या ये सॉफ्टवेयर जिसके जरिए हमसे टैक्स लिया जाता है, ये दोनों चीजें किस कानून के तहत चलती हैं, या जो टैक्स पेयर मैं हूं, मैंने टैक्स पे करना है, मैं तीसरा बंदा मैं हूं, एफबीआर टैक्स लेने वाला, आयरस टैक्स कलेक्ट करने वाला सॉफ्टवेयर, और मैं टैक्स पेयर जो के टैक्स जमा करवा रहा है, हम तीन पार्टीज के ऊपर ये कोई एक कानून है जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस कानून की बेस पर टैक्स की कलेक्शन हो रही है। वो कानून कौन सा है? इनकम टैक्स की बात करें जी, तो उस कानून का नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये आपके सामने ओपन है यहाँ पे, ठीक है जी। ये रहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये कानून है जो कि 2001 में आया था, इसलिए इसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इस कानून के तहत आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके जो लेक्चर नोट्स में हमारी जो अगली स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को देखा जाए जी तो इसके 13 चैप्टर्स हैं। बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये किताबें, जितनी भी कानून की किताबें होती है ना, ये याद करने के लिए नहीं होती। इस चीज को अपने पास लिख लें कि यही चीज है जो आपको डराती है। कानून की किताबें याद करने के लिए नहीं होती, कानून की किताबें रेफरेंस के लिए होती हैं, कानून की किताबें सिर्फ सीखने के लिए होती हैं। और जब हम लोग कहीं पर लिटिगेशन कर रहे हो, कहीं पर हमने कानून को अप्लाई करना हो, तो वहां पर रेफरेंस के लिए कानून की किताब यूज की जाती है। उसको जुबानी याद नहीं करना होता। ये जो लोग तेज तेज बोल के बता रहे होते हैं ना जी, सेक्शन 153 में ये हो रहा है, 151 में ये हो रहा है, सेक्शन 147 में ये हो रहा है, 161 में ये हो गया जी, 177 का नोटिस आ गया, 176 का नोटिस आ, तो लोगों को सुन के लगता है कि ये तो शायद इन्होंने जुबानी याद की हुई है बैठ के। ऐसा नहीं होता। वैसे प्रैक्टिस कर करके वो चीजें जो है वो याद हो जाती हैं, लेकिन याद करना मकसद नहीं है। आपको इसका एक भी लफ्ज याद ना हो किताब का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके पास क्लाइंट आता है, आप उसे किताब से देख के गाइडेंस देते हैं, आप किताब से देख के उसका काम कर देते हैं, तो भी कोई मसला नहीं है। कभी भी आपको क्लाइंट आगे से ये नहीं कहेगा कि भाई आपको तो जुबानी किताब कानून का ही नहीं पता, तो आप मेरा काम कैसे करोगे। नहीं, कोई ऐसे नहीं कहता, ठीक है। क्लाइंट आपकी उल्टा ये चीज को पसंद करेंगे कि भाई ये बंदा पहले कानून देखता है, कंसल्ट करता है कानून की किताब से, फिर ये मेरा काम करता है, ताकि काम गलत ना हो, ठीक है। तो इसीलिए ये कानून की जो किताब है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसके कुछ हिस्से हैं, डिवीजन्स की गई हैं। उन डिवीजन्स को थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, ताकि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आए और हमें कहे कि जी मैंने फलां काम करवाना है, तो ऐसा ना हो कि हम पेज बाय पेज एक एक पेज पलटना शुरू करें और कहें कि यार इसने जो है वो सैलरी इसकी आती है फलां हेड में, या इसको पेंशन मिली है, या इसको ग्रेजुटी मिली है, या इसको प्रोविडेंट फंड मिला है। अब मुझे तो पता ही नहीं है, मैं इस चीज को ढूंढूं कहाँ पे। तो पेज एक एक पेज आप पलटना शुरू कर दें, क्लाइंट सामने बैठा वेट कर रहा है, तो इस तरीके से तो काम नहीं हो सकता ना। हाँ, एक फायदा है आजकल के दौर में कि आप अगर पीडीएफ यूज कर रहे हो, तो पीडीएफ में अगर आप ऊपर सर्च करते हैं तो फौरी तौर पे वो कोई ना कोई पेज पे आप जाएगा जहां पर कि वो वाला वर्ड यूज हुआ होगा, वो वाला वर्ड लिखा गया होगा। लेकिन मैनुअली अगर हम चले तो मैनुअली तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना, हमें थोड़ा सा इसके डिवीजन और सब डिवीजन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर में तकरीबन क्या बात आ रही है। जिस तरह कोर्स की किताब होती है ना, आप लोगों ने मैट्रिक में एफएससी वगैरह में साइंस की बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, साइंसेस की किताबें पढ़ी, तो इसमें हमेशा चैप्टर्स वगैरह बने होते हैं और आपको पता होता है कि फलां चैप्टर में, फॉर एग्जाम्पल जी, फलां चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, फलां चैप्टर में जो है वो आपके आ गए हैं नॉन लिविंग थिंग्स आ गई हैं, फलां चैप्टर में इन्वायरमेंट आ गया है, फलां चैप्टर में एटमॉस्फेयर आ गया है। अब आपको जुबानी पता होता है। और ये चैप्टर्स क्यों बने होते हैं? ताकि एक तरह की चीजों को इकट्ठा करके कैटेगराइज कर दिया जाए, ठीक है, और अलग अलग कैटेगरी में पूरी किताब को बांट दिया जाता है, इसलिए चैप्टर्स होते हैं। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर्स के बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर होते हैं जी स्केड्यूल्स। स्केड्यूल बेसिकली टेबुलर फॉर्म में डाटा होता है, टैक्स के रेट्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर पेनल्टीज वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है। और स्केड्यूल्स के अंदर हमेशा टेबुलर और डिजिटल फॉर्म का डाटा होता है, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होती है ना, कानून जो लिखा होता है वो हमेशा सेक्शंस में होता है। 242 सेक्शन है, ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। 14 इसके स्केड्यूल्स आ जाते हैं जो कि 242 सेक्शंस के बाद शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स के 242 सेक्शंस को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो दो मेन चीजें हैं वो क्या होंगी? 13 चैप्टर्स और 14 स्केड्यूल्स, ठीक है। फिर आपके 13 चैप्टर्स को डिवाइड किया जाता है 242 सेक्शंस में, यानी कि 242 तरह के कानून लिखे हुए हैं इस किताब के अंदर। और फिर हर कानून के आगे सब सेक्शंस होते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग जब पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि अच्छा जी चैप्टर 3 में क्या आता है टैक्स में, चैप्टर 4 में क्या आता है। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता के सेक्शन में क्या चीज आती है, सब किस सेक्शन के कितने सब सेक्शन है। तो ये चीजें आपको इंशाल्लाह याद होती जाएंगी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है, अगर सेक्शन सब सेक्शन वगैरह की हायरार्की देखी जाए तो सबसे पहले सेक्शन होता है, सेक्शन के बाद सब सेक्शन होता है, सब सेक्शन के बाद क्लॉज होता है, और क्लॉज के बाद फिर सब क्लॉज होता है। ठीक है, तो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज, ये एक हायरार्की होती है। इस तरीके से ऑर्डर में आपका पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चल रहा होता है। अच्छा जी, तो आयरस के बारे में तो मैं पहले से आप लोगों को बता चुका हूँ कि आयरस ही बेसिकली एफबीआर की वो ऑपरेशनल वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने हर तरह की रिटर्न फाइलिंग वगैरह और टैक्स के सारे काम करने होते हैं। हमारी अगली जो चीज़ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के ऊपर पूरा आपका इनकम टैक्स मॉड्यूल चल रहा होगा इंशाल्लाह, वो है जी रिटर्न ऑफ इनकम और इनकम टैक्स लायबिलिटी। ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इनकम या इनकम टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इन डिटेल आने से पहले मैं आगे थोड़ा सा टोटल इनकम वगैरह की तरफ चलूंगा, देन इसके ऊपर वापस आता हूँ। लेकिन अभी आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बता दूं कि आपकी इनकम, आपकी एक्सपेंसेस और आपको जो बचत होती है, सेविंग्स होती हैं, ये सारा डाटा अगर आप एफबीआर को फ्राहम कर देते हैं तो इसे कहा जाता है रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, इसी को ही इनकम टैक्स रिटर्न भी कहा जाता है, इसी को ही रिटर्न ऑफ इनकम भी कहा जाता है। अगर ये डाटा फ्राहम करने के बाद आपकी इनकम 6 लाख से ऊपर चली जाए तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। मैंने आपको ये बात पहले बता दी है कि 6 लाख तक हुकूमत टैक्स नहीं लेती, 6 लाख से ऊपर जाए तो हुकूमत टैक्स लेती है। तो अगर किसी की आमदन 6 लाख तक होगी तो टैक्स लायबिलिटी जीरो होगी, 6 लाख से ऊपर जाएंगे तो टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। सो दैट मीन्स कि कोई भी बंदा जो फाइलर होता है, जो अपनी रिटर्न फाइल करता है, जो गोशवारा फाइल करता है, वो हमेशा टैक्स जमा नहीं करवाता। टैक्स सिर्फ उस सूरत में है अगर उस फाइलर की या उस गोशवारा जमा करवाने वाले शख्स की सालाना आमदन 6 लाख से ऊपर है, तब टैक्स जमा करवाना जरूरी है। अदरवाइज गोशवारा जमा करवाना एक अलग चीज है और टैक्स जमा करवाना एक अलग चीज है। तो कोई भी शख्स अगर आपके पास आए और आके ये पूछे कि जी मैं फायदा हो जाऊंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो इसका जवाब आपने उसे ये बताना है कि हरगिज इसका मतलब ये नहीं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, बल्कि अगर आपकी आमदन 6 लाख से कम है तो आपको टैक्स वापस भी हो सकता है। कैसे वापस हो सकता है? आपके सामने आपका बिजली का बिल, अभी भी आप सब लोगों के पास बिजली का बिल कहीं ना कहीं आपके आसपास पड़ा होगा। ठीक है, घर में किसी ना किसी जगह पे पड़ा होगा। क्लास एंड होने के बाद आप लोग अपना बिजली का बिल चेक कर सकते हैं, या अगर क्लास एंड होने तक आप लोग नहीं चेक करना चाहते, अभी चेक करना चाहते हैं, तो आप लोग उठ के बिल अपना देख सकते हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स लिख के आ रहा होगा। ठीक है, हर बिल के ऊपर कोई ना कोई इनकम टैक्स लाजमी होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। और अब ये जो इनकम टैक्स चार्ज हो रहा है आपके बिजली के बिल के ऊपर, क्या इनकम टैक्स चार्ज करते वक्त बिजली के बिल वालों को, वापडा वालों को ये पता था कि आपकी आमदन 6 लाख से ऊपर है, ये कम है? उन्हें तो नहीं पता था ना। उन्होंने क्या किया, उन्हें जो एक फॉर्मूला दिया गया है कि जी जिसका इतना बिल आ रहा होगा अंदाजन उसके ऊपर इतना टैक्स आप चार्ज कर दें, वो तो टैक्स चार्ज कर रहे हैं। ये चीज तो पता चलती है जब आप गोशवारा जमा करवाते हैं कि आपकी आमदन 6 लाख से कम है या ज्यादा है। अगर आपने गोशवारा जमा करवाया है और आपकी आमदन 6 लाख से कम है और बिजली के बिल पे आप पहले ही 5-7 हजार रुपए टैक्स पे कर चुके हैं, ठीक है, अगर आप महीने का 1000 रुपए भी टैक्स दें तो 12 महीनों का 12 हजार रुपए टैक्स बन जाता है। तो भाई ये तो तब पता चलेगा ना कि आमदन आपकी 5 लाख है और बिजली के बिल में आप पहले ही 12 हजार रुपए टैक्स दे चुके हैं, तो अब क्या होगा? एफबीआर तो कहता है कि मैंने 6 लाख से कम वालों से टैक्स लेना ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि नाउ एफबीआर विल रिफंड योर अमाउंट। एफबीआर आपका 12 हजार रुपए वापिस करने का पाबंद है। ठीक है, एफबीआर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसका प्रोसेस होता है, रिफंड की एप्लीकेशन वगैरह फाइल करनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ लोग ये आपको कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, एफबीआर रिफंड देता नहीं है। वो एक अलग चीज है, वो तो एक प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं ना कि जी एफबीआर रिफंड नहीं दे रहा। वो तो आप किसी भी इदारे में चले जाएं तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी
कि बहुत सारी चीजें जो हुकूमत ने आपके लिए मुख्तस की होती हैं, जो आपका हक होता है वो आपको नहीं मिलता पाकिस्तान में। तो इट डजंट मीन कि ये चीज प्रैक्टिकली है ही नहीं, नहीं एग्जिस्ट करती है, कानून में है, आपके पैसे आपको वापस होते हैं। तो बीइंग फाइलर आप ना सिर्फ टैक्स पे करने होते हैं, बल्कि अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती तो सम टाइम्स आपको बेनिफिट्स भी होते हैं और आपका टैक्स उल्टा आपको वापस होना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको रिफंड मिलना भी शुरू हो जाता है। तो ये एक चीज है जो आप अपने उन क्लाइंट्स को कह सकते हैं जो आपके पास आते हैं फाइलर होने के लिए। यहीं से हमारा ये कॉन्सेप्ट जो हमें वाजे होता है कि इनकम टैक्स लायबिलिटी एक डिफरेंट चीज है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और एग्जाम्प्ट इनकम का। हम लोग हमेशा हर इनकम के ऊपर भी टैक्स नहीं जमा करवा रहे होते। यानी मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी सैलरी है 5 लाख रुपए सालाना, ठीक है, और इसके साथ साथ वो करता है खेती बाड़ी, खेती बाड़ी से वो कमाता है सालाना 5 लाख रुपए अलग से। अब टोटल इनकम कितनी हो गई? 5 लाख रुपए सैलरी से और 5 लाख रुपए खेती बाड़ी से, तो टोटल इनकम होगी 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए के ऊपर तो टैक्स लगना चाहिए ना, क्योंकि आपने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया है कि जिसकी आमदन 6 लाख या 6 लाख से ऊपर जाएगी उससे एफबीआर टैक्स लेगा। लेकिन यहाँ पर आमदन तो 10 लाख पे चली गई है, तो एफबीआर अगर टैक्स नहीं ले रहा तो क्या वजह है? वजह यह है कि आपकी टोटल इनकम 10 लाख पे गई है, आपकी टोटल इनकम 6 लाख से बड़ी है, लेकिन एफबीआर टोटल इनकम पर टैक्स नहीं लेता। एफबीआर टैक्स लेता है टैक्सेबल इनकम के ऊपर। दैट मीन्स कि आपकी टोटल इनकम में से कभी कभी कोई इनकम आपकी एग्जाम्प्ट इनकम भी हो सकती है। एग्जाम्प्ट इनकम ऐसी होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जिसको एफबीआर ने छूट दी होती है। एग्रीकल्चरल इनकम भी उन्हीं में से एक इनकम है। वो तमाम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, ज़राअत से पैसा कमाते हैं, एफबीआर उनसे इनकम टैक्स नहीं लेता, उनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है। ठीक है, सो एफबीआर जब उनसे इनकम टैक्स नहीं लेता तो यहाँ पे फिर टैक्सेबल इनकम क्या हुई? टैक्सेबल इनकम हुई सिर्फ 5 लाख रुपए सैलरी की इनकम। अब अगर सैलरी की इनकम है ही सिर्फ 5 लाख, दैट मीन्स के टैक्सेबल इनकम लेस देन 6 लाख हो गई है। और अगर टैक्सेबल इनकम लेस देन 6 लाख हुई है तो फिर अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए था। नेक्स्ट है जी आपकी ये जो टैक्सेबल इनकम है, इसके आगे हेड्स बने हुए होते हैं। ठीक है, नॉर्मली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी इन्हें हेड्स ऑफ इनकम ही लिखा गया है, और यहाँ पर मैंने भी हेड्स ऑफ इनकम लिखा है, लेकिन हकीकत में ये हेड्स ऑफ टैक्सेबल इनकम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी हुई है ना जी, ये आपको यहाँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से भी मिल सकती हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ सेक्शन 11, अगर मैं सर्च करूँ, अब ये देख रहे हैं जी सेक्शन 11 के आगे आपके पास हेड्स ऑफ इनकम। ये वही हेड्स ऑफ इनकम है जो कि अभी मैंने आपके सामने स्लाइड्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी आपने यहाँ पर भी देखे हैं, यही हेड्स ऑफ इनकम है ना। तो मैंने ये हेड्स ऑफ इनकम कहाँ से देखे हैं? मैंने ये हेड्स ऑफ इनकम यहाँ सेक्शन 11 से ही देखे हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर। फॉर द पर्पसेज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, टैक्स लगाने के लिए, एंड द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, और टोटल इनकम की कंप्यूटेशन यानी कि टोटल इनकम तक पहुंचने के लिए, ऑल इनकम शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, नेमली सैलरी, के यानी कोई बंदा तनख्वाह से पैसे कमा सकता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कोई बंदा अपनी जमीन जायदाद से पैसे कमा सकता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कारोबार से पैसे कमा सकता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, सोना चांदी प्राइस बॉन्ड्स वगैरह इस तरह की चीजें बेचकर इनसे भी कोई पैसा कमा सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, या फिर कोई भी शख्स किसी ऐसे सोर्स से अर्निंग कर सकता है जिन सोर्सेज का ऊपर जिक्र नहीं हुआ, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चल जाते हैं। तो टोटल आपके 5 हेड्स हैं जिसके अंदर आपकी इनकम को एफबीआर डिवाइड कर देता है। बट ये कौन सी इनकम है? ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एग्जाम्प्ट इनकम भी ऊपर आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल इनकम ऑफ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द सम ऑफ अ पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, अ पर्सन इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर ये जो लिखा हुआ है पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, ये अलग लिखा हुआ है, और पर्सन इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अलग लिखा हुआ है, तो ये समझ आ रहा है ना कि ये जो पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम है, इसका मतलब है कि ये टैक्सेबल हेड्स हैं। ठीक है, ये हेड्स ऑफ टैक्सेबल इनकम इसका मतलब है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन 12 है। अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इंशाल्लाह हम आगे जाके ये रीड करते हैं। तो इसी में हमें पता चलेगा कि वो शख्स जो तनख्वाह लेकर पैसे कमाता है वो अपना गोशवारा या अपनी रिटर्न
कैसे फाइल करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इससे पहले थोड़ा सा और प्रैक्टिकली चीजों को समझ लें, फिर आते हैं थ्योरी पे। इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गोशवारा होता है, क्या होता है, आपके पूरे साल की इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स वगैरह का रिकॉर्ड होता है। हु विल फाइल इनकम टैक्स रिटर्न? जो बंदा एक दफा फाइलर हो गया ना जी, उसके लिए लाजिम हो गया कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा ही करेगा। लेकिन इन डिटेल अगर हमने इसको देखना है तो उसके लिए एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 114 का सब सेक्शन 1। तो आपने क्या करना है, इस सेक्शन को आपने खुद से पढ़ना है। जहां से नहीं समझ आएगा वहां से आपने मुझसे पूछना है। परेशानी होना कि सर ने जो है वो कानून पढ़ने पे लगा दिया, खुद नहीं पढ़ा रहे। मैं खुद पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पास पढ़ाने वाली इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद हैं, जो इस तरह की बेसिक सी चीजें होंगी जिनका कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। ये चीजें मैं हमेशा आप लोगों को खुद पढ़ने के लिए दिया करूंगा। यहाँ पे अगर आप जाएं तो ये है जी सेक्शन 114, ये इसका सब सेक्शन 1 है। कानून को पढ़ना भी सीख लें। सेक्शन, ये सेक्शन नंबर होता है जो आपके पास सबसे पहले आता है, ठीक है, ये वाला सेक्शन नंबर। उसके बाद जो ब्रैकेट में नंबर लिखा होता है इसे सब सेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इस सब सेक्शन के आगे होते हैं हमेशा क्लॉजेस। ये जो ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, ए सी लिखा हुआ है, ये क्लॉज होता है। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज। अब आगे ये क्लॉजेस चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ आगे चलते जाएंगे। अब जैसे ये क्लॉज बी है ना, तो क्लॉज बी के आगे सब क्लॉजेस शो हो गए हैं। ये जब रोमन में काउंटिंग आ जाती है ना, इस तरह से ये 1 2 3 रोमन वाली काउंटिंग आ जाती है, तो ये सब क्लॉज की निशानदेही करता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑनवर्ड अब आपके सब क्लॉजेस आ गए, ये आपके सब क्लॉजेस चलते जा रहे हैं। इस तरीके से जो आपको कानून पढ़ने का भी पता होना चाहिए। तो ये जितने भी सब क्लॉजेज है ना, सॉरी क्लॉजेज है, क्लॉजेज आपको बताते हैं कि किन लोगों के लिए जरूरी है कि उन्होंने फाइलर बनना है और उन लोगों ने रिटर्न फाइल करनी है। इस चीज को आप लोगों ने रीड कर लेना। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। हु विल इनकम फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। और नेक्स्ट है जी हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जो अब हमें मेन हमारा प्रैक्टिकल लर्निंग है वो यहाँ से शुरू होती है। हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। चलते हैं जी सारी चीजों की तरफ। अब एक्सेल पे चलते हैं। एक्सेल हमारा प्लेग्राउंड आ गया हमारे पास। हमारी जो सारी चीजें हैं जी शुरू कहाँ से होती हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ सवालात मैंने लिखे हुए हैं, ये मैंने अपनी एक पहली क्लास में डिस्कस किए थे आपके सामने। बस वैसे थोड़ा सा इनको रीड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ऐसे ही ये मैंने रैंडम से क्वेश्चंस खुद ही क्रिएट किए थे, खुद ही इनके जवाब लिखे थे। लेकिन इससे ये होता है कि चीज़ें थोड़ी सी आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास लिख के आ रहा है। क्वेश्चन है जी पहला कि फाइल का क्या मतलब होता है। जब हम लोग कहते हैं ना फाइल करना, फाइल करने का मतलब है कोई चीज भेजना या जमा करवाना, ठीक है। ये नोट्स ही हैं आप लोगों के। अभी जब ये मैं आपको सेंड कर दूंगा तो आपके पास ये चीज इंशाल्लाह हमेशा के लिए रहेगी, आपके नोट्स बन जाएंगे। फाइल का मतलब है जी कोई चीज भेजना किसी को या जमा करवाना। जब हम कहते हैं रिटर्न फाइल करना या गोशवारा फाइल करना, तो बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, हम लोग अपने इनकम एक्सपेंसेस और सेविंग्स का सारा रिकॉर्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स एफबीआर को भेज रहे होते हैं, ठीक है। गोशवारा एफबीआर को जमा करवा रहे होते हैं, इसलिए कहा जाता है रिटर्न फाइल करना, ठीक है। तो फाइल करने का मतलब है भेजना या जमा करवाना। फाइलर कौन होगा? फाइलर के बारे में आपने बड़ा ये लफ्ज सुना होगा जी, फाइलर फाइलर। फाइलर कहते हैं भेजने वाला शख्स। फाइल का मतलब है भेजना, तो फिर फाइलर। जैसे वर्क का मतलब होता है काम, तो वर्कर का मतलब होता है काम करने वाला, ठीक है। रीड का मतलब होता है पढ़ना, और रीडर का मतलब पढ़ने वाला। इसी तरीके से फाइल का अगर मतलब है भेजना, तो फाइलर कौन होगा? जो शख्स भेजेगा, भेजने वाला शख्स फाइलर बन जाएगा। सवाल है जी क्या भेजने वाला? अपने पूरे साल की इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल भेजने वाला, ठीक है। किसे भेजने वाला? किसे भेजेंगे जी? हम एफबीआर को भेजेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिटर्न का क्या मतलब है? अपने पूरे साल की इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल। ये जो देखें यहाँ पर ये लिखा है, अपने पूरे साल इनकम की अपने पूरे साल की इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल। बेसिकली यही आपकी रिटर्न होती है। एफबीआर हमसे रिटर्न कैसे लेता है, या फाइलर कैसे रिटर्न फाइल करेगा?
एफबीआर के पोर्टल आइरस के जरिए रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, एफबीआर हमसे अपने पोर्टल आइरस के जरिए रिटर्न जो है वो सबमिट करवाता है, और हम लोग भी इसी पोर्टल को यूज करते हुए रिटर्न फाइल करते हैं। आइरस पर टैक्स पेयर कैसे जाएगा या कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन करेगा? अच्छा जी, इस पे के बारे में मैंने लिखा है कि यही तो आज की क्लास में हमने सीखना है, तो इंशाल्लाह सीखते हैं जी। अभी टैक्स पेयर रिटर्न कैसे फाइल करेगा, ये भी आज की क्लास में हमने सीखना है, तो इंशाल्लाह ये दोनों चीजें सीखेंगे। अभी एक दफा यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि अब हमने क्या सीखना है, फाइलर कैसे बनता है कोई बंदा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैक्स पेयर, आईआरएस पर टैक्स पेयर कैसे जाएगा या कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा या फाइलर कैसे बनेगा, ये हमने आज चीजें सीखनी है। ठीक है, इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए जी, कि आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स आके ना डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हैं। कोई आपसे ये कह सकता है कि जी मैंने फाइलर होना है। ठीक है, कोई आपसे ये कह सकता है कि मुझे एनटीएन बनवाना है, नेशनल टैक्स नंबर कहते हैं। कोई कह सकता है कि मैंने इनकम टैक्स में रजिस्टर होना है, कोई कहेगा आईरस में रजिस्टर होना है, एफबीआर में रजिस्टर होना है, या फिर आईरस पर अकाउंट बनवाना है। लेकिन इन सब बातों का एक ही मतलब होता है कि मैंने फाइलर होना है। लोगों को क्योंकि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का पता होता है, तो वो अपने हिसाब से जो है वो आपसे आके बात करेंगे, लेकिन सब चीजों का मतलब एक ही होगा, और वो क्या मतलब होगा जी, मैंने फाइलर होना है। अच्छा, फाइलर होने के लिए आपने दो काम करने हैं। कौन से दो काम करने हैं जी? आपने स्टेप वन, दो स्टेप्स हैं आपके। ठीक है, फाइलर होने के लिए ये स्टेप्स हैं, और आपने दो काम करने हैं। नंबर एक, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, और नंबर दो पे आपने रिटर्न को फाइल करना है। कौन सी रिटर्न फाइल करनी है जी? करंट ईयर की। यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अपना डाटा देकर फिर अपना गोशवारा आपने इस साल का जमा करवा देना है, तो आप फाइलर बन जाएंगे। ठीक है, आपको एक्टिव फाइलर का स्टेटस मिल जाएगा इंशाल्लाह, और उसके बाद वो तमाम बेनिफिट्स जो एक एक्टिव फाइलर को मिलते हैं, वो सब बेनिफिट्स आपको इसके बाद मिलने लगेंगे। जहां कहीं पे आपका एक्स्ट्रा टैक्स की डिडक्शन वगैरह हो रही है, आपसे ज्यादा टैक्स वगैरह लिया जाता है, वो तमाम तर चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, आपका एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह की डिडक्शन बंद हो जाएगी, और आपको टैक्स के बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज करनी पड़ेगी आपको, वो क्या है, आपको प्रॉपर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी एनुअली। तो ये है जी फाइलर के बारे में। एक दफा जो बंदा फाइलर हो जाता है, वो दोबारा से अपनी डी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। तो अगर अपने आप को आप फाइलर करना चाहें, ठीक है, क्लास देखने के बाद, तो बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक दफा फाइलर होते हैं, तो दोबारा से आप अपनी डी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जिसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान होता है फाइलर बनने का, इसलिए किसी को नहीं बनना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई इसका कोई नुकसान नहीं होता, बस लोग हमें डराते हैं। आप प्रॉपरली अपनी इनकम और एक्सपेंसेस और हर चीज को अच्छे से डिक्लेयर करें, तो इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। अब हम पहला स्टेप देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बाकी चीज़ों पे आते हैं। फिर हम जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाई बाय फाइल टैक्स रिटर्न, फिर हम लोग वो पढ़ेंगे कि हमें टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही क्या है। अच्छा जी, अब चलते हैं आईआरएस के पोर्टल पे। अब ये पोर्टल तो आपके सामने पहले से ओपन है ना किसी क्लाइंट का। अगर मैं इस पोर्टल को लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट करने के बाद ना आपके सामने इस तरीके का एक खाली खाली सा पोर्टल होगा। ठीक है, इसके अगर आप ऊपर जो डोमेन है या जो लिंक है वो देखें, तो लिखा हुआ है irs.fbr.government.pk। ठीक है, अगर आप लिखते हैं irs.fbr.government.pk, तो आपके सामने ये वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये एक आपका लॉगिन पैनल आ जाएगा। यहाँ से आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, अपना पासवर्ड लिखना है, और आप लॉगिन करके अपना गोशवारा जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपका ये अकाउंट नहीं बना हुआ, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको करनी पड़ती है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ इस जो है टैब पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं जी, तो आपके सामने एक इंतहाई सादा सा छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जो कि बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तमाम चीजें इसके अंदर मेंशन होती हैं कि आपने किस जगह पर क्या चीज लिखनी है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक दफा बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाता है जी आपका सीएनआईसी नंबर। यहाँ पे आप कोई भी सीएनआईसी नंबर लिख सकते हैं, अपना ये अपने क्लाइंट का। ठीक है, ये प्रीफिक्स में आपने मिस्टर मिसिज और इस तरह के अल्फाज का जो है वो चूज करना होता है, कि आपके जो क्लाइंट है उनके साथ मिस्टर लगता है, मिसेज लगता है, डॉक्टर लगता है, क्या लगता है, वो आपने यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद जी आपका फर्स्ट नेम आपने लिख देना है यहाँ पर, जो भी फर्स्ट नेम हो। यहाँ पे अपने लास्ट नेम लिख देना है।
ठीक है। इनके ऊपर हिस्टैरिक्स हैं, ये चीज़ें कंपलसरी हैं, लिखना लाजम है। और जिन चीज़ों के ऊपर हिस्टैरिक नहीं है वो चीज़ें ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। जैसे कि मिडिल नेम है, मिडिल नेम को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनका नाम में सिर्फ एक ही वर्ड आता है, वो फिर लास्ट नेम भी उन्हें स्किप करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट नेम के ऊपर तो हिस्टैरिक है, तो लिखना भी जरूरी है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ऐसे अहमद को रिमूव करके यहाँ पे सिंपल एक स्पेस बार लगा सकते हैं। ठीक है, एक स्पेस लगा देंगे तो यहाँ पर आपका वो जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो जाएगी, और बस आपका एक नाम जो लिखा गया वही चलता रहेगा। अब जो आप मोबाइल पे सिम यूज करते हैं, आपने उस सिम का नेटवर्क कौन सा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मोबलिंक, टेलीनॉर, यूफोन, वायलेट, लॉन्ग वगैरह जो भी हो आपका, ठीक है, आप सेलेक्ट कर लें। मैं फॉर एग्जाम्पल मोबलिंक करता हूँ। फिर आपने फोन नंबर लिख देना है। फोन नंबर आपने कैसे लिखना है, इसमें फोन नंबर लिखने का जो फॉर्मेट है वो होता है 0092 से शुरू होता है। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पे कोई भी फोन नंबर लिखते हैं जी 0092 के फॉर्मूले से। ठीक है, इसी को आप दोबारा से यहाँ पर भी लिख देंगे। अब ये आगे ईमेल आ गया, तो ईमेल भी आपने ऐसे ही 2 दफे लिख देना है। ठीक है, ईमेल लिख दिया जी, यहाँ तक हो गया। अब आपने एड्रेस लिखना है। एड्रेस बेसिकली लिखते हैं आपका टैक्स ऑफिस सेलेक्ट करने के लिए, ताकि जिस टैक्स ऑफिस से ऑनवर्ड आप अपने काम करवा सको, या अगर टैक्स ऑफिस को आपसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो आपका करीबी टैक्स ऑफिस होगा ना, वही आपसे रब्ता करेगा, यही आपके लिए आसान होगा। अगर आप यहाँ पे कोई एड्रेस ऐसा गलत एड्रेस लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे आप लाहौर रहते हैं और आप कराची का एड्रेस लिख देंगे, तो फिर कराची वाला जो टैक्स ऑफिस है ना, वो आपके साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा, जिसे आरटीओ कहते हैं ना, आरटीओ कराची। फिर आरटीओ कराची आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा, और ऑनवर्ड जो भी आपके काम होंगे टैक्स से रिलेटेड, अगर आपको दफ्तर में जाकर करवाने पड़े तो आपको आरटीओ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए फिर यहाँ पर जो भी एड्रेस लिखना होता है वो अपने सोच समझ के लिखना होता है कि जहाँ मैंने रहना है फ्यूचर में। ठीक है, टाइप में जो है आप कोई भी प्रॉपर्टी की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल करता हूँ। यहाँ पर आपसे कोई भी गलती हो जाए एड्रेस के अलावा, ठीक है, एड्रेस फॉर एग्जाम्पल आप हाउस नंबर गलत लिखते हैं या स्ट्रीट गलत लिखते हैं, तो वो तो एक जेन्युइन गलती है, उसको ठीक करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो उसमें इतना कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी टैक्स लायबिलिटी पे, ना टैक्स की चार्जेबिलिटी पे, ना रिटर्न फाइलिंग पे, किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, यहाँ पे प्रॉपर्टी आपने रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर दी, फॉर्म इसके अंदर आप हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं, HOUSE हाउस। मेजरमेंट यूनिट आप मरला सेलेक्ट कर लें। आप यहाँ पे 5 मरले, 10 मरले, 20 मरले भी लिख देंगे तो कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, 40 मरले लिख देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 10 मरले लिख रहा हूँ। यूनिट नंबर में आपने हाउस नंबर लिखना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हाउस नंबर लिख रहा हूँ जी 645। ठीक है, मेरे पास एक एड्रेस आ रहा तो मैंने इसको एज इट इज वैसे ही यहाँ पे ला के सेव कर दिया, लेकिन ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना। देख लेना आपने ऊपर क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स या स्ट्रीट नंबर। तो ये आपसे फिलहाल जब सिर्फ स्ट्रीट नंबर पूछ रहा है, और हाउस नंबर आपने वहां पे लिख दिया। ये यूनिट नंबर बेसिकली आपका हाउस नंबर होता है। अगर आप यहाँ पे ऑफिस सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑफिस नंबर कहलाएगा, शॉप सेलेक्ट करते हैं तो शॉप नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पे आप लिखते हैं 645 ब्लॉक, मैं ब्लॉक नंबर लिख देता हूँ। फिर आगे यहाँ पर आप एरिया, सोसाइटी, कॉलोनी या लोकेलिटी वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे ही हो जाता है, देन उसके बाद हम लोग एरिया या लोकेलिटी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये जो आ रहा है ऑक्यूपेंट टेनेंट वगैरह ये सब कुछ गलत लिखा गया, इसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपकी सोसाइटी का नाम आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जोहर टाउन में लिख देता हूँ। अब सिटी आपने हमेशा ऐसे सर्च करनी होती है, LAH, ये देखिए नीचे लाहौर आ गया। ठीक है जी, सिटी भी सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद कैपेसिटी, ये घर आपका अपना है या किराए का है, या आप यहाँ पे हॉस्टल में तौर पे रह रहे हैं या रिश्तेदार वगैरह हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे बेनामी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर आपका अपना है तो आप ऑनर पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे एज अ किराएदार रह रहा हूँ तो मैं बेनामी पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, %1। मैं जीरो भी लिख सकता हूँ, लेकिन जीरो FBR अलाउ नहीं करता, इसलिए मिनिमम में 1 लिखना पड़ती है। तो यहाँ पे 1 लिख के
उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे कैप्चा में, और मैं कैप्चा ऐड कर दूंगा OITX। जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा तो मेरे फोन नंबर और ईमेल पे एक एक कोड जाएगा, ठीक है। और वो कोड जाने के बाद मैं यहाँ पर वापस आऊंगा, फिर वो दोनों कोड जो फोन नंबर और ईमेल वाले जो कोड्स हैं वो यहाँ पे आके सबमिट करूंगा ना, तो फिर मेरे फोन नंबर पर और ईमेल पर एक एक पासवर्ड जाएगा, ठीक है। वही मेरा पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन के पोर्टल पे यूज होगा, ठीक है। ये देखिए मैं इसको सबमिट करूंगा। अब मेरे केस में तो ये कहेगा ना कि आप तो पहले से रजिस्टर्ड हो, या आपका सेल नंबर या आपका ईमेल वगैरह ऑलरेडी यूज हो चुका है। ये देखिए कह रहा है प्रोवाइडेड सेल नंबर एज गिवन, सेल नंबर हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड फॉर अनदर पर्सन। ये तो पहले से ही लगा हुआ है। तो अब इस तरीके से क्या पता चल गया कि मैं ऑलरेडी जो है इसमें रजिस्टर्ड हो चुका हूँ, इसलिए मुझे ये मजीद रजिस्टर नहीं करेगा। खैर आगे चलते हैं जी। अब हम देखते हैं रिटर्न फाइलिंग का सारा प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन आपने देख ली, इसका तो सिंपल सी रजिस्ट्रेशन होती है। टोटल आपके 1 से 2 मिनट लगेंगे, इसके अंदर आप किसी भी अपने क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगला हमारे पास सवाल है कि वाई वी विल फाइल आर टैक्स रिटर्न। मैं वैसे आपको टैक्स रिटर्न ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके की होती है। न्यू टैक्स रिटर्न ओपन करते हैं ना। ये देखें, सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे CNIC नंबर लिखूंगा। आपको ना सिर्फ एलएमएस आईडीज आपकी कल तक प्रोवाइड कर दी जाएंगी इंशाल्लाह, कल परसों तक, बल्कि साथ ही आपको इस तरीके के लॉगिन आईडीज और पासवर्ड वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप इन पे प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ये देखें जी, मैंने अपना जो अकाउंट है आईरिस का ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने अपनी गोशवारा 2025 का जमा करवाना है। मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगा नॉर्मल टर्न पे, यहाँ पे अपना CNIC सर्च करूंगा। ठीक है, यहाँ पे टैक्स पीरियड जो है वो 2025 लिखूंगा, और ये देखें ये गोशवारा ओपन हो जाएगा। ये उर्दू में जरा इन्होंने पूछना शुरू कर दिया, पहले नहीं पूछते थे। तो यहाँ पे आपने हाँ कर देना है। फिर चाहें तो आपको ना समझ आ रहा है उर्दू में तो आप इसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यस कर देना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने फिर से यस कर देना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। तो आपके सामने पुराने वाली जो रिटर्न है वही ओपन हो जाएगी। इसमें अगर आप देखें तो आपको वही वाले हेड्स ऑफ इनकम नजर आएंगे। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये वही सारी चीजें हैं जो कि आप पहले से देख चुके हैं कि आपने हेड्स ऑफ इनकम में भी मैंने आपको दिखाया है। मैंने आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी ये चीजें दिखाई हैं, मैंने आपको स्लाइड्स में भी तो यही तो बेसिकली रिटर्न है कि एक टैक्स पेयर ने, एक आम इंडिविजुअल ने, एक आम आदमी ने इस तरह के डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम से कितना कितना पैसा कमाया। कोई होगा जो सैलरी के साथ साथ प्रॉपर्टी से भी कमा रहा होगा, कोई होगा जो सैलरी के साथ साथ छोटा मोटा कारोबार भी कर रहा होगा, कोई होगा जो सैलरी के साथ उसने बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए होंगे तो वो इनकम फिर मदर सोर्सेज से भी कमा रहा होगा। तो ये डिफरेंट जगहों से डिफरेंट इनकम्स हो सकती हैं। इन सारी इनकम्स को डिक्लेयर करने देने का नाम रिटर्न ऑफ इनकम है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी एरिया ना जी, यहाँ तक का ये सारा कुछ आ जाता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स हैं ये बेसिकली कैलकुलेशंस का मटेरियल आ जाता है। और इसके बाद लास्ट पे आ जाती है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट। तो ये ऊपर लेके यहाँ तक है इनकम टैक्स रिटर्न की एरिया। ठीक है, जैसा कि सेक्शन 114 का है। उसके बाद जो है टैक्स चार्जेस एंड पेमेंट जो है ये बेसिकली कैलकुलेशन वगैरह को डील करता है। और लास्ट पर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट पर लास्ट आइटम जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट होती है। अब हम देखते हैं कि हम जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो हम इस वेल्थ स्टेटमेंट को सबसे पहले कैसे डील करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं जी एक्सेल पे वंस अगेन। सवाल है जी, वाई वी विल फाइल या वाई वी फाइल टैक्स रिटर्न। हम टैक्स रिटर्न फाइल करते ही क्यों हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में लोगों का एक आम तौर पे जो ख्याल होता है वो यही होता है कि हम लोग टैक्स जमा करवाने के लिए ही टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जिसका आमदन जो है वो 6 लाख से ऊपर चली जाएगी वो टैक्स जमा करवाएगा, जिसकी आमदन 6 लाख से कम होगी वो टैक्स नहीं जमा करवाएगा। लेकिन हकीकत में यही मेन रीजन नहीं है टैक्स रिटर्न जमा करवाने का। मेन रीजन होता है जी आपकी इनकम की
डिक्लेरेशन। आप अपनी इनकम को डिक्लेयर कर दो, लोगों को या हुकूमत को पता हो कि आपने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, और जो भी आपने पैसा कमाया है वो किस शफाफ तरीके से आपने कमाया, कोई 2 नंबर तरीकाकार नहीं यूज किया, ठीक है, और किसी की चोरी डकैती वगैरह आपने नहीं की, कोई नाजायज काम नहीं किया। इन सारी चीजों को कवर कर रही होती है बेसिकली आपकी इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है जी, यहाँ पर भी यही हो रहा है कि गवर्नमेंट के कुछ इस तरह के इदारे हैं जिन्हें के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो है वो रन करते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स, उसके लिए लाजिम है कि उसकी इनकम हासिल करने या पैसा कमाने का जो तरीका है वो इंतहाई शफाफ होना चाहिए, और वो इंतहाई शफाफ तरीके से पैसा कमा रहा हो। हर इनकम का उसके पास अगर 1 रुपया भी आ रहा है तो उसकी प्रॉपर मनी ट्रेल होनी चाहिए, ठीक है। इस मनी ट्रेल को किस तरीके से ये लोग समझने के इन्फोर्स करवाते हैं, ये करवा लेते हैं टैक्स रिटर्न्स। इन्होंने इदारे को, एफबीआर को कहा हुआ है कि आपने लोगों से कहना है कि अपने गोशवारे जमा करवाएं, अपनी रिटर्न्स जमा करवाएं, और फिर आपने उनसे उनकी इनकम के बारे में पूछना है इन डिटेल। जिसकी इनकम 6 लाख से ऊपर होगी उससे आप टैक्स लेते जाएं, जिसकी इनकम 6 लाख से कम होगी उससे टैक्स ना लें। ये एफबीआर का एक तरीका है, लेकिन वंस अगेन गौर से सुने, प्राइमरी ऑब्लिगेशन क्या है कि हमें पता चल जाए कि इनकम आई कहाँ से, किस तरीके से आई है। जिस बंदे की तो वाज़ेह सोर्स ऑफ इनकम होगी उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा, लेकिन जो बंदा 2 नंबर तरीके से पैसा कमा रहा होगा, डेफिनेटली अगर उसके पास पैसा नजर आ जाता है एफबीआर को, तो उसको तो पैसा वाइट करना पड़ेगा ना। पैसा वाइट नहीं करेगा तो एफबीआर बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ टैक्सेस लगा देगा उसके ऊपर। तो उस पैसे को वाइट करने के लिए फिर उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा इससे कि लोगों की जो इनकम की या जो मनी ट्रेल है वो ज्यादा तरीके से वाजे होना शुरू हो जाएगी। मैंने यहाँ पे एक मिसाल लिखी है। मिसाल के तौर पे साल 2024 के अंदर मेरे पास जो कुल असासे थे मेरे, जो मेरी कुल दौलत थी वो थी 80 लाख रुपए, ठीक है, साल 2024 में। पूरा एक साल गुजर गया। साल गुजरने के बाद साल 2025 के अंदर मेरे पास जो टोटल पैसे पड़े थे वो थे 90 लाख रुपए। मैं अभी ये बात नहीं कर रहा ये पैसे ड्यूरिंग द ईयर कहाँ से आए हैं, आने चाहिए थे, नहीं आने चाहिए थे, क्यों आए हैं। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मैंने एफबीआर को पिछली दफा भी बताया था कि मेरे पास 80 लाख पड़ा है, और मैं एफबीआर को इस दफा भी बता रहा हूँ कि मेरे पास 90 लाख पड़ा है। जैसे ही मैं एफबीआर को इन्फॉर्म करता हूँ ना, तो एफबीआर जो है वो इसके मुतालिक मुझसे एक सवाल पूछता है। अब सवाल बाय एफबीआर क्या है कि भाई 10 लाख रुपए कहाँ से आए। 80 लाख पिछले साल पड़ा था, इस साल 90 लाख हो गया, तो ये जो 10 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है ये पैसा कहाँ से आया। इसका जवाब देता है यूजर एक रिटर्न ऑफ इनकम के जरिए, यानी कि वो इनकम टैक्स रिटर्न बना के टैक्स पेयर इसका जवाब देता है। वो क्या जवाब देता है, वो कहता है जी कि ये जो 10 लाख का फर्क आ रहा है ना, बेसिकली ये जवाब बाय यूजर लिखा हुआ है, वो रिटर्न ऑफ इनकम के जरिए जवाब देता है। वो कहता है कि मेरी इनकम जो है ना वो है सैलरी की इनकम है बेसिकली। तो वो कहता है जी कि मेरी जो सैलरी की इनकम है ना उससे मैंने कमाया है 6 लाख रुपए। अब ये रिटर्न ऑफ इनकम में यही होता है ना, हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में हर चीज डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं। वो पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। वो कहते हैं जी मेरी इनकम थी 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में से मैंने 10 लाख अपने एक्सपेंसेस कर लिए, पैसा खर्च हो गया, और 10 लाख रुपए मेरी सेविंग्स हो गई है। सेविंग्स जो है वो मेरे कुछ कैश पड़ा है, कोई बैंक में पड़ा होगा, कोई मैंने प्रॉपर्टी ले ली है, कोई कार ले लिया, कोई गोल्ड सोना चांदी वगैरह ले लिया, तो ये मेरी सेविंग्स आ रही है। बेसिकली ये जो सेविंग्स है ना 10 लाख रुपए, इसलिए इसको भी मैंने येलो किया हुआ है, और ऊपर यहाँ पे 10 लाख कहाँ से है इसको भी येलो किया है। तो ये सेविंग्स होती हैं जो कि बेसिकली एसेट्स को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो जितनी आप ज्यादा सेविंग्स करेंगे उतने ही आपके एसेट्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये इसलिए सेविंग्स को इस तरीके से दिखाया गया है। अब अगर तो ये अमाउंट, अब यहाँ पे प्राइमरी ऑब्लिगेशन सिर्फ यही थी कि ये बता दिया जाए कि पैसा आया कहाँ से है। रिटर्न के अंदर ये स्टेटमेंट में एक फर्क आया जी। फर्क आने के बाद इस चीज को पूछा गया कि ये पैसा कहाँ से आया है, तो ये बता दिया गया कि जी ये पैसा आप हमें मिला है अपनी सैलरी के जरिए, ठीक है। पहले उसको इनकम कहा जाता रहा, फिर देन सैलरी के जरिए हमें ये पैसा मिला है। और अच्छा ठीक हो गया, अगर सैलरी के जरिए आपको ये पैसा मिला है तो सैलरी तो जैसे ही 6 लाख से ऊपर जाएगी तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, बिकॉज टैक्सेबल लिमिट से ऊपर जब जाएगी टैक्सेबल इनकम तो उसको तो टैक्स देना पड़ता है। अब हमारे केस में क्या है जी, हम अपने केस में कहते हैं कि जी हमारी सैलरी के साथ साथ एग्जाम्प्ट इनकम भी है। वो कौन सी है, सैलरी से 6 लाख रुपए और एग्रीकल्चर इनकम से 14 लाख रुपए, तो टोटल हमारा इस तरीके से 20 लाख रुपए बनता है। लिहाजा अब हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है कि आपकी
रिटर्न फाइल करने की मेन रीजन क्या होती है, क्यों आपको रिटर्न फाइल करना पड़ती है? बेसिकली जब आपकी वेल्थ में, आपकी दौलत में, आपके एहसासों में फर्क आता है ना, तो एफबीआर उस फर्क के बारे में पूछता है कि हाँ भाई ये फर्क क्यों आया आपके एहसासों में। जब उस फर्क को हम बताने लगते हैं, तो उस फर्क को बताने का तरीकाकार क्या है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, उसे बता दो कि मुझे इतनी इनकम हुई थी, उसमें से इतने पैसे मैंने आपको दे दिए जिनकी वजह से ये एक फर्क आ गया है, और इतने पैसे जो हैं वो मेरे कुछ सेविंग में चले गए हैं, कुछ मेरे एक्सपेंसेस हो गए हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जो फर्क आता है किस वजह से आता है? ये फर्क आता है हमेशा सेविंग की वजह से। जब आप सेविंग वगैरह कर लेते हैं तो आपके अचानक जो है वो आपको एक फर्क नजर आ रहा होता है अपनी इनकम वगैरह साइड से। अच्छा जी, इसकी जो प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग है वो इंशाल्लाह अब हम कल की क्लास में हम लोग इसकी प्रॉपर रिटर्न फाइल करेंगे सैलरी वगैरह के हिसाब से, जो भी सेक्शंस इसके अंदर टच होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह इसी तरीके से ऑनवर्ड चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेता हूँ, आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो जाएगा इस तरीके से मैं अगर कंटिन्यूसली पढ़ाता गया, तो पहली एक दो क्लासेस में थोड़ा सा कम पढ़ाता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्पीड तेज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन अब आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक किताब जो है, इसके अंदर सेक्शन नंबर 12 मौजूद है। ठीक है, ये होता है जी आपका सेक्शन 12। सेक्शन 12 जी अबाउट सैलरी है। एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एनी एन एम्प्लॉय इन अ टैक्स ईयर अदर देन सैलरी दैट इज exempt फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी चार्जेबल टैक्स इन दैट ईयर अंडर दैट सैलरी। तो ये सैलरी के बारे में कंप्लीट सेक्शन है, आप लोगों ने इसको रीड करके आना है। ठीक है, यहाँ तक सेक्शन 12 को आपने रीड करके आना है, ताकि फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पढ़ने में इंशाल्लाह काफी आसानी हो जाएगी। चलिए अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलिए मैं जल्दी जल्दी से जो है ना उल्टा चलता हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, जवाब देता हूँ। ठीक है, हाउ विल अ टैक्स फाइलर प्रूव दैट हिज इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम? एग्रीकल्चर इनकम को खुद किसी को प्रूफ नहीं करना पड़ता। हाँ, जब एफबीआर पूछेगा आपसे कि आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है, तो उस टाइम आपको प्रूफ करना पड़ेगा, अगर आपको नोटिस आ जाता है तो। अब अगर आपको नोटिस आएगा तो आप क्या रिप्लाई करोगे? अगर आप वाकई जरिए आमदन आपकी हो रही है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? या तो आपने कोई जमीन वगैरह किसी से ठेके पे ली होगी, या आपकी अपनी जमीन होगी, आप उस पर काश्तकारी कर रहे होगे। तो दोनों सूरतों में आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे ना। एक जगह पे आपके पास जो जमीन है उसके रेंट एग्रीमेंट वगैरह होगा, आपने जमीन ठेके पे ली है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आपकी जमीन अपनी है तो आपके पास ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा? दैट मीन्स कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन फिर भी इसके बारे में एक लफ्ज यूज किया जाता है। लिटिगेशन के जो लोग हैं, जो हमारे वकला साहबान है, वो एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इस केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, वो लाए करता है एफबीआर के ऊपर। टैक्स पेयर को परेशानी की जरूरत नहीं है कि उसने कैसे साबित करना है। ये एफबीआर की परेशानी है कि जब एफबीआर ने ये चीज साबित करनी है कि टैक्स पेयर की एग्रीकल्चर इनकम नहीं है बल्कि कोई और इनकम है और उसने झूठ बोला है, तो एफबीआर बर्डन ऑफ प्रूफ लेके आएगा। ठीक है, आपके पास अगर चीजें मौजूद हैं तो सिंपल जब नोटिस आएगा तो आप वो चीजें शो कर देंगे। ठीक है, तो उससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। एलएमएस वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम लोग लाइव अपनी क्लासेस देते हैं। ठीक है, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं। आज ये इंस्टीट्यूशन जो है, इदारा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है तमाम तर इदारों से। और टोटल फ़ी वगैरह के बारे में जो है आप अपने कोऑर्डिनेटर से भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को वैसे दिखा देता हूँ क्योंकि कल की क्लास में लिखी थी, तो यहाँ पे वैसे ही मेरे ख्याल से लिखी पड़ी होगी। ये देखें। ठीक है, कल 3 अक्टूबर को जो ओरिएंटेशन क्लास हुई थी हमारी, उसके बारे उसमें ये लिखी हुई थी फीस। सीटा 1 मंथ कोर्स के लिए 20,000 है, जिन्होंने क्लास अटेंड की थी उनके लिए 12,000 हो गई थी, डिस्काउंट दिया था हमने। और CDCA 4 मंथ जो है ये 50,000 है। और इसमें जो हमने डिस्काउंट दिया था वो ये था कि आप 30,000 पे कर सकते हैं उन वो तमाम लोग जिन्होंने क्लास अटेंड की है। ठीक है, तो ये लें जी, आपको फीस के बारे में मैंने बता दिए। मेरी क्लास जी शो होती है, बस वो थोड़ा सा मसला आपकी इंटरनेट की तरफ आ जाता है। जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। सर मैं लेक्चर
सर मैं लेक्चरर हूँ कॉमर्स कॉलेज में, मेरे भाई की शॉप है, उसको 177 सबसेक्शन 1 नोटिस टू कॉल पर। हाँ जी, मेरे ख्याल से कल आपने शेयर किया था। इसका रिप्लाई कैसे करना है? करियाना शॉप है, प्रीवियस ईयर रिटर्न में एट्रीब्यूट में ट्रेडर अदर वाला ऑप्शन यूज किया था, इस बार एट्रीब्यूट में रिटेलर्स अदर्स का ऑप्शन यूज किया है रिटर्न में। कोई इशू तो नहीं है? हाँ जी, ये बिल्कुल, मैंने आपको लास्ट में इसका जवाब दिया था कि बिल्कुल कोई इशू नहीं होता, ये सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए होती है। लेकिन जो आपको 177 का नोटिस आया है उसमें देखें लिखा हुआ होगा उन्होंने आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। परचेज इनवाइसेस, सेल्स इनवाइसेस, पार्टी वाइज लेजर्स, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपसे मांगे होंगे, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें फराहम कर दें। यही रिप्लाई है इसका, ठीक है? जब आप रिप्लाई करेंगे तो अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा, उसमें आपने अपलोड कर देंगे, ठीक है? एंड सर क्या सर्टिफिकेट पहले मिल सकता है ताकि हमें भी क्लासेस से पहले क्लाइंट मिल सके? जमशेद साहब, इसमें जो है ना वो आप मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा, एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाएगा आपका, जरा मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको चीजें आती है या नहीं आती, बिकॉज सर्टिफिकेट जो है वो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। हम लोग प्रॉपर जिम्मेदारी लेते हैं किसी भी स्टूडेंट की कि हाँ इन्हें काम हमने सिखाया है, तो अगर आपको काम आता है तो फिर जरूर आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सर जिसके एरिया में सब नेटवर्क हो वो फिर नेटवर्क में क्या सिलेक्ट करे? एसकॉम है ही नहीं ऑप्शन में। डियर, एसकॉम जो होता है ना ये आपके पाकिस्तान के इलाकों में आता ही नहीं है, ये तो उधर गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे आता है ना एसकॉम वगैरह। तो जो एफबीआर है, एफबीआर डील करता है आपके 4 प्रोविंसेस को और साथ में वफाक को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना, ये आपके फेडरल टेरिटरी जो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी उसको डील करता है। इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हो गया या गिलगित वगैरह हो गया, तो इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग पोर्टल्स हैं, ठीक है? जिस तरह एजे के वाले हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, तो उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, इनका अपना अलग से पोर्टल है आईरिस का, जिसको कि सीबीआर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का है वो डील कर रहा है, ठीक है? तो इनका अलग सारा कुछ होता है, इसलिए यहाँ पे एस्कॉम नहीं आ रहा। How can an organization is registered for tax as there is no surname, last name and middle name, also no gender etc. डियर, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो पहले अपने उस कानून के तहत अपने उस इदारे में रजिस्टर्ड होती है जिस कानून के तहत वो बनी है। जैसे कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो वो एससीसीपी में बनी है ना, तो एससीसीपी में बनने वाली कंपनी ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाती है एफबीआर में। जैसे ही आप एससीसीपी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी या कोई एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, बनाने के साथ ही, ठीक है, थोड़े से टाइम के अंदर अंदर ही जैसे आपको एससीसीपी से अप्रूवल आएगा, कंपनी बन गई है, एनजीओ बन गई है, साथ ही आपको एफबीआर से ईमेल आ जाएगी कि आपका ये एनटीएन है और ये आपका पासवर्ड है, ठीक है? ये जो रजिस्ट्रेशन होती है जो मैंने आपको दिखाई है, ये रजिस्ट्रेशन होती है इंडिविजुअल के लिए, रजिस्ट्रेशन आम आदमी के लिए। कैन माई इनकम इज कंसिडर्ड टैक्स एग्जम्प्टेड इफ माई सन फ्रॉम अदर कंट्री सेंड्स मी सम अमाउंट एवरी मंथ एज अ रेमिटेंस? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसे हम एग्जम्प्टेड इनकम नहीं कहते, ये एक फ्लो ऑफ कैश होता है, ये फ्लो ऑफ अमाउंट होती है, ये एग्जम्प्ट होती है लेकिन इनकम में नहीं आती। इनकम वो होती है जो अर्न की जाती है, जो पैसा कमाया जाता है मेहनत करके। जब आपके बेटा जो है वो अगर आपको बाहर से पैसे भेजे हैं या वालिद साहब अपने बच्चे को भेजे हैं, शोहर अपनी बीवी को पैसे दे रहा है, तो ये सारा सिर्फ फ्लो ऑफ इनकम हो सकती है, फ्लो ऑफ कैश हो सकता है, लेकिन इनकम नहीं। इनकम वो है जो आपके बेटे ने वहां पे कमा ली, ठीक है? वो आपका बेटा जाने और हुकूमत जाने, पाकिस्तान की भी और वो दूसरी कंट्री की भी, उसने टैक्स देना है नहीं देना है। आप तो इनकम कमा ही नहीं रहे, आपको तो वो बंदा पैसे दे रहा है ना, तो ये चीज आपकी इनकम में नहीं आती। ये रेमिटेंस जो होती है जस्ट एक फ्लो ऑफ कैश होता है। हाउ विल अ टैक्स फाइलर प्रूव दैट हिज इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम? ये मैं आपको बता चुका हूँ सर। अगर एक बार पर्सन के प्रीवियसली इनकम रिटर्न फाइल हुए हों तो नेक्स्ट ईयर कैसे फाइल करना है, सेम या अदर इनकम? नहीं, आपने देखे ना पिछली साल की उनकी रिटर्न फाइल हुई हुई है ना, उसके बाद अगले साल देखना कि उन्होंने अगले 12 महीनों में क्या कमाया है। एक बंदा तनख्वाह लेता है, पिछले साल उसने तनख्वाह ली है फॉर एग्जाम्पल 8,40,000 रुपए, ठीक है? 70,000 रुपए उसकी माहाना तनख्वाह है, 12 महीनों में उसने 8,40,000 तनख्वाह ली, अगले साल उसके इंक्रीमेंट वगैरह लग जाता है, उसकी माहाना सैलरी 75,000 हो जाती है, तो क्या होगा? 60,000 का इजाफा हो जाएगा, 8,40,000 की बजाय 9 लाख रुपए उसकी सैलरी मिलेगी, तो आप अगले साल 9 लाख की फिगर यूज करोगे। 2024 में 80 लाख, तो 2025 में 90 लाख, तो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज भी तो होती है ना सैलरी? जी बिल्कुल, इंक्रीज अगर होती है तो आप उसी हिसाब से मजीद इसको एडिट करते जाएंगे, आपके एक्सपेंसेस भी तो बढ़ते हैं ना। लास्ट ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी जैसे हम लोगों ने प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग शुरू की ना। लास्ट ईयर वी परचेज लैंड, रिफंड वाज 1,72,000 बट वी डिडंट क्लेम लास्ट ईयर। आप इस साल क्लेम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? रिफंड को आप क्लेम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, इससे अगले साल भी कर सकते हैं। जो आपका 1,72,000 रुपए का आपने एडवांस टैक्स पे किया होगा सेक्शन 236 के तहत। इंपोर्ट में प्रीवियस रिकॉर्ड अपलोड होता है
सेलफोन का बिल का रिकॉर्ड भी प्रीवियस होगा और न्यू नहीं। जब भी आप रिटर्न को इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें प्रीवियस रिकॉर्ड्स वो सारे आ जाते हैं जो आपके पिछले इनकम वगैरह होती है। जो इस तरह का एडजस्टेबल टैक्सेस वगैरह होते हैं ना, सेलफोन के टैक्सेस, ये ऑटोमेटिकली वो न्यू वाले फेच कर लेता है। लेकिन अगर आपको लगे कि वो नहीं फेच कर रहा न्यू वाले, तो फिर आप उसको डिलीट करके जो न्यू वाले हैं वो आप खुद लिखेंगे, पुराने वालों पे को नहीं आप लेके चलेंगे। हर साल का नया डाटा होगा। पिछले साल का अगर कोई चीज आप यूज कर सकते हैं तो वो कोई रिफंडेबल अमाउंट जो है उसको आप अगले साल यूज कर सकते हैं कि टैक्स के एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन अगले साल के तमाम अमाउंट्स इनकम एक्सपेंसेस न्यू ही होते हैं। रेमिटेंस हम जस्ट अपनी वेल्थ में शो करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कौल साहब आप, रेमिटेंस हम सिर्फ अपनी वेल्थ में शो करते हैं। 3349 एंड 3399 का नोटिस का बता दें। डियर ऐसा तो कोई नोटिस नहीं है 3349 3399, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ना उसके सेक्शन ही 242 है, ठीक है। तो 242 के सेक्शंस तक ही आपको नोटिस आ सकते हैं, उसमें से भी स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जिनके नोटिस आते हैं। 3349 3399 ये कोड आपने कहाँ से देखा है, मुझे कंफर्म कीजिएगा प्लीज। बट कोई भी पाकिस्तान का ऐसा कानून नहीं है जिसके इतने ज्यादा सेक्शंस हो। जो नोटिस आता है ना वो सेक्शन वाइज आ रहा होता है। सबसे बड़ा कानून पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट है जिसके कोई राउंड अबाउट 500 प्लस सेक्शंस है, लेकिन ये 3000 तक तो कोई भी नहीं जाता। व्हाट इज अबाउट द बैंक ट्रांजेक्शंस, डू दे इंडिकेट द इनकम? नहीं जी, बैंक ट्रांजेक्शंस इनकम को इंडिकेट नहीं करती, वो भी एक फ्लो ऑफ कैश ही होता है। आपका क्लोजिंग बैलेंस जो होता है ना 30 जून वाले दिन, वो आपकी इनकम को इंडिकेट जरूर करता है कि 30 जून को आपके बैंक में कितने पैसे पड़ते हैं। वंस अगेन, जिस तरीके से मैंने एक्सेल में आपको दिखाया कि पिछले साल 80 लाख था, इस साल 90 लाख है, वो ओवरऑल एसेट्स का दिखाया था। अगर हम उसकी जगह बैंक को रख लें कि पिछले साल बैंक में 80 लाख पड़ा था, इस लाख 90 लाख पड़ा है क्लोजिंग बैलेंस, ये फर्क क्यों आ रहा है 10 लाख का, तो वो आपकी इनकम को इंडिकेट करता है। 9203 में जो अमाउंट होती है उसे कैसे एडजस्ट करेंगे? डियर आप जो है ना मेरे ख्याल से एक्सेल के कोर्स की बात कर रहे हैं। नहीं, एक्सेल के कोर्स वाइज चीजों को नहीं लर्न करते होते, चीजों को आपने कानून के नजर से देखना है, ठीक है। सेक्शन वाइज देखना है कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। ये जो आपको 9203 कह रहे हैं ये बेसिकली एडमिटेड इनकम टैक्स होता है जो आपके ऊपर टैक्स पड़ता है। जब आप इनकम कमाएंगे तो आपके ऊपर टैक्स पड़ता है मोर देन 6 लाख जब आपकी इनकम जाती है। अगर आप इससे पहले कोई टैक्स पे कर चुके होंगे तो वो आप एडजस्टेबल टैक्सेस में उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। वो आपके मोबाइल फोन का टैक्स हो सकता है, आपके बिजली के बिल का टैक्स हो सकता है, आपका कोई टैक्स जो पहले से कटा हो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय विल आल्सो कंसीडर सैलरी एंड इज टैक्सेबल और नॉट? पेंशन विल आल्सो कंसीडर सैलरी, ये बहुत अच्छी बात है। आपको अगर पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं, पेंशन को सैलरी ही समझा जाता है, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं, ये एग्जम्प्ट होती है। आईआरएस की फुल फॉर्म क्या है? आईआरएस जी असल जो लफ्ज है वो आईआरएस है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज। ये बेसिकली यूएसए का सॉफ्टवेयर है आईआरएस, आईआरएस। तो अब पाकिस्तानियों ने जरा उसकी नकल पे बनाया है, आईआरआईएस कर दिया इसको। तो आईआरएस की फुल फॉर्म कोई नहीं होती। आईरस एक फूल है, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको पर्पल कलर का एक फूल नजर आ जाएगा, वो आइरस है। तो जब इन्होंने आईआरएस की नकल करके आइरस लिखा है ना, तो वो आइरस फूल वाला इन्होंने लिखा है। अगर आप आइरस का पुराना लोगो देखेंगे जो आज से करीब 2-3 साल पहले आइरस का लोगो है, ये तो आइरस 2.0 है ना, जो आइरस का पहला वर्जन है उसका जो लोगो है वो वही फूल ही है। फिर भी कुछ लोग इसको इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी कह लेते हैं, इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कह लेते हैं, लेकिन असल लफ्ज आइरस एक फूल है, ठीक है, एक फ्लावर है। इफ अ पर्सन हैज बोरोड अमाउंट फ्रॉम बैंक एज अ लोन, हाउ शुड वी मेंशन इन टैक्स रिटर्न? इसे आप लायबिलिटी में मेंशन करते हैं डियर। आपकी वेल्थ स्टेटमेंट की रिकॉन्सिलेशन में जाएंगे तो वहां पर वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे तो आपने लायबिलिटीज में मेंशन कर देना है, ठीक है। साथ ही आपने जो भी बैंक में पैसा है या कैश में है वो आपने वहां पे मेंशन कर देना। सिखाऊंगा आपको, ये भी बेफिक्र रहे आप। नो सर, हमारे लॉ के सीआरपीसी के 600 प्लस हैं सेक्शन। नहीं, वो तो आपके फिर लॉ है ना, वो सीआरपीसी के हैं। ये जो आपके कॉर्पोरेट की या टैक्सेशन वगैरह की चीजें होती है ना, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट कंपनीज लॉ, सेल टैक्स, आपका इनकम टैक्स। बैंक स्टेटमेंट के बगैर हम रिटर्न कर सकते हैं, मतलब 30 जून 2025 का बैलेंस लाजमी ऐड करना है? जी लाजमी ऐड करना है। अगर नहीं ऐड करेंगे तो आपको नोटिस आ सकता है। जिसकी इनकम 6 लाख से कम हो उसको बिल में टैक्स आ रहा है तो वो रिफंड कैसे करेगा? रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी जी, एज पर सेक्शन 170। आगे जाके लेक्चर्स में सिखाऊंगा, फर्स्ट डे आपको नहीं सारी चीजें गाइड कर पाऊंगा, ठीक है। रिफंड की एक एप्लीकेशन होती है, वो फाइल करनी पड़ती है। सबसे पहले हम जितना टैक्स कटा है हमारे सारे 12 महीनों के बिजली के बिलों में, वो हम डिक्लेयर करेंगे एज पर सेक्शन 235। जब वो टैक्स हम डिक्लेयर कर चुके होंगे एडजस्टेबल टैक्सेस में, तो वो जमा होकर इकट्ठा हमें नजर आ रहा होगा। जब हमें इकट्ठा होकर नजर आएगा, हमारी इनकम कम होगी, टैक्स रिफंडेबल में आ रहा होगा, हम रिटर्न फाइल कर देंगे। रिटर्न फाइल करने के बाद
फिर हम दोबारा से आयरस ओपन करेंगे और हम जो आएंगे रिफंड्स में एज पर सेक्शन 170 हम लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे रिफंड की, और फिर अपना टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे जिस साल का रिफंड हम चाहते हैं, और फिर हमें रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। 6 लाख से कम इनकम एग्जम्प्टेड जो है, सो ये इनकम टैक्स रूल्स में लिखा है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। ये चीज आपकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखी हुई है जी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपके जो स्केड्यूल होते हैं ना, स्केड्यूल्स में मैंने आपको बताया कि टेबुलर इन्फॉर्मेशन होती है, टैक्स के रेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपका फर्स्ट स्केड्यूल जो है ना, वो आपको बताता है टैक्स रेट्स के बारे में। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी इनकम 6 लाख तक है तो टैक्स रेट 0 है। अगर इनकम की लिमिट एग्रीकल्चर की इनकम की लिमिट हाउ मच फॉर टैक्स, आपकी अगर 1 करोड़ भी एग्रीकल्चर इनकम है ना तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर 1 साल में रिफंड अमाउंट आ जाए, नेक्स्ट ईयर में वो रिफंड खत्म हो जाती है या नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हो जाती है, नहीं अगर आपने नहीं ली ना इस साल, तो ये नहीं कि वो नेक्स्ट ईयर में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहें तो अगले साल अगर आपका टैक्स बन रहा है तो आप उसके साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अगले साल उसका रिफंड भी ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने उसी साल उसका रिफंड लेना होता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पीडीएफ में है तो वो सेंड कर दे जी, मैं सेंड भी कर देता हूँ, साथ आप लोगों को ये दिखा भी देता हूँ। आप लोगों ने खुद डाउनलोड करना तो कहाँ से कर सकते हैं, ये एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड भी कर दिए जाएंगे। इसमें आपने ये ऑर्डिनेंस पे चले जाना है। ठीक है, ऑर्डिनेंस पे जाके ये लिखा हो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसके डिफरेंट वर्जन आ गए हैं। ये जो नंबर 1 वाला वर्जन है ना, ये आपने यूज नहीं करना है, ये 2026 के लिए आया हुआ है, ये अगले साल आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। अभी के लिए ये वाला है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडेड अप टू 30 जून 2024 वाला। आपने ये ऐसे क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आप इसे, यहाँ पे एरो का बटन आ रहा होगा डाउनलोड ऑप्शन, तो वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी मैं ये आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा। डाउनलोड होने के बाद ये इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अंजुम साहब कह रहे हैं कि जी आज की क्लास बड़ी नाइस है एंड यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी नाइसली, आई होप देयर विल बी अ ग्रेट टाइम। जी इंशाल्लाह अंजुम साहब, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग जरूर सवाल पूछा करें, तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी इंसाफ वाले भाई। जी ठीक है, वेलकम। डियर मैं ज़रूर माइक ओपन कर देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम आज के दिन नहीं दे पाऊंगा बिकॉज आज मेरी जो है ना फॉरन 9:30 पे एक मीटिंग है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। सपोज समवन सैलरी इज मोर देन 600K, सो देन टैक्स इज इम्पोज इन टोटल अमाउंट और जस्ट द एक्सीडिंग अमाउंट। जी टैक्स जो है वो एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर होता है। बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का इस फीडबैक के लिए। अच्छा मैं ना एक दफ़ा माइक ओपन कर दूं, ये मुबशर वकील साहब हैं, उन्होंने ओरल क्वेश्चन पूछना है, बस मैं एक ही क्वेश्चन ले पाऊंगा, बाकी अगर किसी का ओरल क्वेश्चन हो तो आप लोगों के ग्रुप्स जो है वो ओपन है, आप लोग ग्रुप के अंदर ओरल क्वेश्चन अपना जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं वहां पर आंसर कर दूंगा। जी मुबशर साहब मैं सुन रहा हूँ आपको, प्लीज अपना सवाल पूछिएगा। जी प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा। मेरे ख्याल से मुबशर भाई को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी तरफ से माइक ओपन कर दिया गया है। आपने अपना माइक जो है ना ऐसे करके खुद ओपन करना है और उसके बाद आप सवाल पूछ सर सकते हैं जी। हेलो। जी जी वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक जो रजिस्ट्रेशन के टाइम हम लिखते हैं शेयर एड्रेस में, तो वो पाकिस्तान में तो अभी ऐसा सिस्टम नहीं होता कि बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हो, तो वो जब हमें वो अपनी वेल्थ में शामिल करना पड़ेगी, वो जो एड्रेस है जो प्रॉपर्टी है। नहीं डियर, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ती, ये वाला एड्रेस हम सिर्फ टैक्स ऑफिस की सिलेक्शन के लिए लिखते हैं। और ये एड्रेस किसी हॉस्टल का भी हो सकता है, किसी किराए के घर का भी हो सकता है, आप कहीं पे जॉब करते हो वहां का भी हो सकता है। इसीलिए तो इसके अंदर आपकी कमर्शियल जगह भी लिखी हुई है, शॉप भी लिखी हुई है, ऑफिस भी लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जिस जगह पर आप मोस्टली रहते हो, जहां पर एफबीआर आपसे कम्युनिकेट कर सके, एफबीआर आपको नोटिस भेज सके, या एफबीआर आपसे बस नोटिस ही भेजना होता है, एफबीआर ने और क्या करना है। तो बेसिकली ये उसके लिए होता है, इसकी बेस पे आपका टैक्स ऑफिस सिलेक्ट होता है, इसका आपकी वेल्थ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। जी ठीक नेक्स्ट है सर। क्वेश्चन और आपका। एग्रीकल्चर में आपने बता दिया कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है जो लगाता है आपके में।
तो अगर हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा तो हम उसको डिफेंड कैसे करेंगे? यानी कि अगर कोई एफआईआर कह देता है तो हम अपने साइड पे कौन से डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं? अगर हमें इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं हुई तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? देर अगर जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है अभी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के वालिद साहब या जहां से प्रॉपर्टी इनहेरिट होनी है वो अभी जिंदा हयात है, फिर तो वो इनकम जो है टोटली उनके खाते में ही जाएगी, वो इनकम है ही उनकी। लेकिन अगर उनकी हयात के बावजूद वो इनकम आपको मिल जाती है, दैट मीन्स वो ये अमाउंट आपको गिफ्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि जो अमाउंट वो हासिल कर रहे हैं वो उनकी रिटर्न में एक आउटफ्लो क्रिएट किया जाता है कि जी वहां से इतना पैसा निकला है, और आपके रिटर्न में एक इनफ्लो क्रिएट किया जाता है। ठीक है, एडजस्टमेंट होती है ये रिकॉन्सिलिएशन के अंदर कि इतना पैसा, फिर वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम तो नहीं बनती, वो आपके वालिद साहब की तरफ से एक गिफ्ट बन जाता है। ठीक है, वो जो गिफ्ट बनता है ना वो भी एग्जम्प्ट होता है, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप कहते हैं कि किसी शख्स के जो वालिद साहब हैं वो हयात ना हो और प्रॉपर्टी तो आगे चली गई है वारिसों के पास, लेकिन अभी तक कानूनी तौर पे वो उनके नाम पर नहीं शिफ्ट हुई, तो क्या ऐसी सूरत में भी वो अपनी एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं? तो इस बात का जवाब है कि जी बिल्कुल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो प्रॉपर्टी बाय इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो उन्हें मिल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सिर्फ उनके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई। तो नाम पर ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है इस चीज को साबित करने के लिए कि इनकम आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। अगर आप लीगल एयर हैं, लीगल एयर का मतलब होता है कानूनी वारिस, तो फिर जो भी इनकम उस जगह चीज से जनरेट हो रही है वो आपकी ही है। हाँ, डिपेंड ये करता है कि अगर 4 भाई हैं और एक भाई है वो ये कहता है कि जी सारी की सारी इनकम ही मैं अपनी रिटर्न में डिक्लेयर कर दूं, तो ये उसकी तरफ से गलती होगी। अगर एक इनकम है उसकी प्रॉपर को ट्रेल है कि जी 10 लाख कमाया गया है, तो फिर 4 भाइयों में 2.5 लाख रुपए तो आ सकता है सबकी रिटर्न में, लेकिन एक ही बंदे की रिटर्न में सारे पैसे आएंगे तो वो गलत होगा। अच्छा सर, जी अमूमन डियर। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वालदेन जिंदा होते हैं, प्रॉपर्टी तकसीम कर देते हैं कि ये 2 एकड़ आपकी है, 2 एकड़ आपकी है, वो उस पर काश्तकारी कर रहा है, इनकम आ रही है, लेकिन वो लीगली ट्रांसफर नहीं होती। तो उस केस में हम अपनी वो जो इनकम है उसमें शामिल कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी, आप इनकम को जरूर शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी को नहीं शामिल कर सकते, बिकॉज इनकम को शामिल करने से, ये मैं आपको एक कानून से हट के जवाब दे रहा हूँ। कानूनी तौर पे अगर आप इसका जवाब पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, आपको इस तरीके से आप इनकम में नहीं शामिल कर सकते। फिर वो एक और ही चीज चली जाएगी कि आपके वालिद साहब जो है वो आपको विदाउट एनी कंसिडरेशन अपनी जमीन आपको ठेके पे दे रहे हैं एक तरह से, कि जाओ भाई आप काश्तकारी कर लो, और बदले में आपसे कोई किराया नहीं ले रहे। वो इस तरीके में वो चला जाता है। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन अपनी जमीन आपको रेंट पे दे रहे हैं, अगर पूरे कानून पे फोकस करें। लेकिन क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कोई भी नहीं जाता, तो इसका हल यही है कि आप इनकम को जरूर डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं होता। अगर कल को कोई नोटिस वगैरह आपको आ भी जाता है तो उसमें आप अपने वालिद साहब का एक एफिडेविट लगा के रिप्लाई कर दें कि जी वालिद साहब ने हमें अलाउ किया हुआ है, वालिद साहब का एफिडेविट लग जाएगा, बयान हल्फिया आ जाएगा, और उसके मुताबिक आप डिक्लेयर कर दें कि जी इस पे मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ और मैं ही इनकम अर्न कर रहा हूँ। दूसरी बात के जो जी प्रॉपर्टी है उसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। जी सर, शुक्रिया। चले, बहुत शुक्रिया। ऐसी थैंक आप यू। सब लोगों की कीमती वक्त का माजरत चाहूंगा। बाकी जो सवालात के जवाब है मैं ग्रुप में आंसर कर दूंगा, मुझसे जरूर ग्रुप में आप लोग सवाल पूछें, अपना फीडबैक भी ग्रुप में प्रोवाइड करें। लेकिन अभी जो है मुझे जाना पड़ेगा, 9:30 पे मेरा टाइम था, अब 9:32 हो गए हैं। तो आप सब लोगों से माजरत करता हूँ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह इसी टाइम पे। ये कुछ क्वेश्चंस रह चुके हैं जी। आरटीओ चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आरटीओ चेंज हो सकता है। अगर फादर अपने डॉटर को लैंड गिफ्ट करे तो उस पर 236 के का टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? जी उसके ऊपर लग जाएगा। और बाकी मुबशर वकील साहब कह रहे हैं जी थैंक्स। चलें ठीक है जी, बाकी चीजें फिर आपको साथ साथ सिखाता जाऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की कीमती वक्त का, इजाजत दें, कल मिलते हैं। अल्लाह।